रेशियो हमारा चला गया 70% प्लान पे। बचा कितना है पब्लिक? 30%। अगर ये भी नहीं रहेगा तो यहाँ क्या होगा? देवभूमि हम इसको कहते हैं, पितृभूमि हमारी पैतृक धरती है, जन्म स्थान है, और मान्यताएं हमारी जो है कि मतलब हमें कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए, और जो है आज मतलब पितृ पूजा होती है, चाहे देव पूजा होती है, चाहे कुछ भी, उसके लिए आना यही है। तो इसकी हालत कौन सुधारेगा? हमारे जो बच्चे युवा जो जाते हैं बाहर नौकरी की तलाश में, या उसमें जो भी बाहर जाते हैं, तो उसमें भी नहीं भी तो 70% तो ऐसे ही धक्के खा रहा है बाहर भी, जो ना बाहर लायक हो रखा है ना यहाँ लायक है। अच्छा, अभी तो ये तो बड़ी बात वो है ना, लड़ाई तो ये तो जैसे जैसे चल रहा है, दाल रोटी तो जरूर खा रहे हैं, लेकिन पीढ़ी, हमारी पीढ़ी ऐसी खराब हो चुकी है इस टाइम पे कि जो लोग हैं उसमें से 10 से 15% शटल हैं, जो कि मतलब संगठित क्षेत्र में नौकरियां कर रहे हैं, या संगठित क्षेत्र में हैं, अच्छी कंपनी में हैं। बाकी वहाँ भी 80% लड़के तो हमारे ऐसे हैं कि जो सिर्फ ढाबों में नौकरी कर रहे हैं, या दुकानों में नौकरी कर रहे हैं, या मतलब असंगठित क्षेत्र में, जहाँ उनका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं। अगर आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार बनाती है, यहाँ अस्पताल अच्छे हो गए, स्कूल अच्छे हो गए, 750 गाँव में से 590 गाँव पैदल घूम के आते। 590 कवर कर दिया। 590 गाँव तक मैं पहुंचा हुआ हूँ, और हर गांव की स्थिति यही है कि 30 परिवार है, गांव में आदमी मिलते हैं, कहीं 15, कहीं 20। लोगों से बातचीत के मतलब दौरान जो मैंने रेशो निकाला कि 70% हमारा उत्तराखंड खाली है, हमारा क्षेत्र खाली है, सिर्फ 30% लोग यहाँ हैं, और ये 30% लोग भी 10 साल के लिए मैक्सिमम, अगर यही हाल रहे तो 10 साल में ये स्थितियाँ हो जाएंगी, गांव के गांव ताले लगे हुए मिलेंगे। उसको पता है कि हमारी दुकानदारी बंद होनी, तो वो तो बुराई करेंगे ही, तो बहुत गंदी बुराई भी की, मतलब ये समझ लो कि गालियाँ भी खाई है। लेकिन जो लोग गाली कर देता था या गलत बोलता था, उसको हम पॉजिटिव दिमाग से, ठंडे दिमाग से समझाते थे। आज वही गाली देने वालों में हमारे कार्यकर्ता भी बने हुए। अच्छा, ये भी है। यहाँ तो जो हॉस्पिटल है वो भी फार्मासिस्ट के सारे चलते। कमंदा गांव में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अस्पताल की बिल्डिंग बना रखी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है कि मेरे ख्याल से अगर उसका खर्चा नहीं भी आया होगा तो 12 करोड़ से ऊपर का होगा। अच्छा, 12 करोड़ से ऊपर का खर्चा है, और बिल्डिंग भी शानदार है, बट खंडर में तब्दील कर रहे हैं। 4 बेड का अस्पताल है वो। अगर हम उस पर RTI लगाते हैं तो 4 बेड के अस्पताल की जितनी सुविधाएं होती है उतना खर्चा उसके नाम पे आ रहा होगा, कमंदा वाले हॉस्पिटल के नाम पे। लेकिन वहाँ एक फार्मासिस्ट बैठा है, मनोज कुमार, अच्छा, अकेला। यहाँ A&M सेंटर 36 इन्होंने बना रखे, लेकिन A&M सेंटर का बनाने का मतलब जनता को सुविधा देना नहीं है, वो सिर्फ पैसे का हेर फेर करने का तरीका इन्होंने बना रखा है। जो बिल्डिंगें बना रखी है, 15 लाख 20 लाख की बिल्डिंग बनी होगी, 50-60 लाख करोड़ों में उन्होंने उससे एस्टिमेट बना के पैसा पार किया होगा, और कुछ भी नहीं होगी। सुविधा दवाई यहाँ पूरी नहीं मिलती। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक पैरासीटामोल भी शायद गलती से होगी। मैंने मनोज कुमार को एक दिन बोला कि वही कमंदा वाले को, मैं यार भगवान ना करे पहले तो किसी को ना हो, और अगर आज रात में तेरे पास हार्ट अटैक का मरीज आ जाए तो उसको क्या, माना किसी को हार्ट अटैक हो रखा है और वो फर्स्ट एड बॉक्स सोच के हॉस्पिटल आ जाए तो तेरे पास क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं, मतलब भगवान भरोसे। तो सबसे पहले नमस्कार नरेंद्र गिरी जी को। नमस्कार। और आपके बारे में काफ़ी हमने सुना है, कितना संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कौन है नरेंद्र गिरी। नमस्कार सभी को, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं नरेंद्र गिरी, और मेरे पिताजी स्वर्गीय बुद्धि सिंह गिरी। मेरा बर्थ प्लेस, मेरा गांव रिंगल्टा तल्ला, पोस्ट ऑफिस शरण महादेव, ब्लॉक 99 में, और ये जिला पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और जन्म मेरा यहीं इसी माटी में हुआ। 30 सितंबर 1976 को मैं पैदा हुआ था, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है। और स्कूली शिक्षा की शुरुआत, पिताजी हमारे वन विभाग में एक छोटी सी पोस्ट पे नौकरी करते थे और डेली वेजेस पे करते थे। प्राइमरी स्कूल का हमारा एक गांव के ऊपर ही स्कूल आपने देखा होगा आते जाते, तो वहीं से शुरुआत हुई पढ़ाई की।
और 5वीं तक की पढ़ाई मेरी स्कूल में हुई। और तो ये इतना लंबा रास्ता है, आप डेली ऐसे ही जाते थे? ये देखो, अब ये तो प्रकृति है और ये संसाधन ऐसे है। हमारे आज भी बच्चे 3 साल 4 साल के 4 साल प्लस ही जाता है स्कूल में, बच्चा शुरू करता है। और हमने भी ऐसे ही शुरू किया था कि 4 साल प्लस होने के बाद जाते थे। तो तब तो हमें तो भी वो लगता था कि इतनी चढ़ाई चढ़ के अब आप आए हो, आपका तो आना मुश्किल लग रहा होगा। अभी हमें मैं बताना चाह रहा था आपको कि हम आ तो गए हैं, वापस कैसे जा पाएंगे ये सोच रहे थे अभी बस हम। ये मतलब अब वो तो खैर आप एक दिन आए हो, और जो लोग चलते हैं, हमारा बचपन भी ऐसे बीता है। हम तो डेली स्कूल जाना आना, और स्कूल जाना आने के उसके बाद भी कभी इधर कभी उधर दौड़ पड़ो, तो वो तो बचपन था। प्राइमरी स्कूल मतलब 5वीं तक की मेरी यहाँ पढ़ाई हुई। उसके बाद अगली 6वीं से लेकर 8वीं तक आप ये रास्ता देख रहे होंगे, ये जा रहा है पीछे। ये उसके पीछे एक गाँव पड़ता है किनाथ, वहाँ स्कूल है। उस जमाने में 8वीं तक का स्कूल था, तो 8वीं तक की शिक्षा दीक्षा हमारी वहाँ हुई है। तो ये जो स्कूल जाने में जो दुविधाएं, संघर्ष, जो भी आपने सहन किया, देखो, अब वो बचपन था। बचपन में हमें क्या लगता था, बचपन में माँ बाप ने हमें शिक्षा दी कि शिक्षा पढ़ाई, तो हम तब तो स्ट्रगल का हमें ये भी नहीं पता था कि हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। वो तो बचपन था। बचपन था, तो पढ़ाई माँ बाप का सपना था कि बच्चे पढ़े। पिताजी की नज़र, माँ की नज़र, वे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या। तो एक बचपन था कि हम चलो स्कूल जाना, डेली जाना, रूटीन बन गया। तो इधर से किनात गए 8वीं तक। तो उस तब तक हमें ये नहीं पता कि हमें मतलब ज़िंदगी में कोई संघर्ष, क्योंकि माँ बाप के साए में कुछ पता नहीं लगता। तो ये जो आपका घर है जी, मैं जैसा कि अभी घर की स्थिति देख पा रहा हूँ, बचपन में तो जैसा भी रहा हो, पर अभी भी यहाँ पर संसाधन ऐसे ही हैं। चूल्हा है और लकड़ियाँ भरी हुई है और बिस्तर भी ऐसे ही हैं। तो जीवन यहाँ ऐसा ही रहने वाला है हमेशा, या ऐसा ही रहता है गांव का जीवन? देखो क्या ये कहना तो खैर जो भी है हमारा, जैसे मेरा बचपन, मेरा जन्म जो हुआ था, ये ऊपर मकान दिख रहा है, चाहिए? इसमें ये नीचे वाला कमरा हमारे पास होता है हमारे। और इसमें ये जो दरवाजा खिड़की दिख रही है, ये वहाँ से यहाँ तक था आपका? हाँ हाँ, पूरा ये था। तब हमारी ज्वाइंट फैमिली, चारों मतलब चाचा ताऊ सब ज्वाइंट फैमिली में थे, वो जमाना था। तो अब ये मकान की स्थिति परिस्थितियाँ जैसी है, मतलब अगर यहाँ पे अच्छा मकान बनाया जाए तो कहाँ से सामान आएगा, कैसे आएगा, कितनी दूर सड़क है, लान है। तो ये दूसरी बात है कि मकान जो भी है जैसा भी है, तो कंफर्टेबल तो यहाँ के हिसाब से यही मकान होते हैं। वैसे कंफर्टेबल मकान उस टाइप के होते थे पहले। अच्छा। जो वो वाला है ना, छत वाला, तो वो ज़्यादा बेटर होते थे। और यहाँ के जो वातावरण के हिसाब से भी मतलब है, तो मकान वही, मतलब हमने तो गलती करी कि हमने इस पर लेंटर डाला, पिताजी ने वही सेम उसी स्टाइल में बना के गए थे इसको। तो बाद में हमने तो कि चलो रिपेयरिंग की वजह से हमने उसमें थोड़ा छत डाल देते तो वो रहेगा। मेरे पिताजी वैसे मूलतः तो किसान थे। वो ज़माना था, हमारी खेती होती थी, और अच्छी खेती होती थी हमारे गाँव में। मतलब ये जो आज आपको ये जंगल दिख रहे हैं, ये सारे खेती होती थी इन पर, और अच्छी पैदावार होती थी, दालें वगैरह। ये माँ बाप का हमें जो सिस्टम था उनका कि पढ़ाई के प्रति, खाने पीने के प्रति, तो अच्छी परवरिश माँ बाप ने हमें दी, अच्छी शिक्षा उन्होंने दी। जो मतलब आज हम अपने आप को अगर स्टैंड मानते हैं, तो उसमें माँ बाप का ही रोल सबसे अहम है हमारी ज़िंदगी में। जैसे कि आप बता रहे हैं, सबसे बड़ा योगदान माँ बाप का होता है किसी भी सीढ़ी को चढ़ने के लिए। तो इसी बीच शरारती थे आप, या माँ बाप में से पापा ज़्यादा मारते थे, मम्मी मारती थी, या फिर मम्मी मारती थी पापा बचाते थे, पापा मारते थे मम्मी बचाती थी, ऐसा था, क्या था? ऐसा है कि माँ भी हमें अपनी जगह डांटती थी, और पिताजी से तो हम मतलब इतना डरते थे कि शायद पिताजी घर में होते थे तो हम अंदर कोने से होते थे। तो आप किताब लेके बैठ जाते थे पिताजी को देखते ही? उनका सिस्टम होता था कि अगर पिताजी घर में है तो हमने कोने पे और बुक्स लेके बैठे हुए हैं तो बैठे ही हैं बस। पूछते थे क्या पढ़ाई करी आज? हाँ हाँ, डेली मेरे ख्याल से 6वीं 7वीं 8वीं तक भी पूरी रूटीन पढ़ाई करवाती, किताब खोलो ये करो। अगर आज मैं बोलूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस या पढ़ाई के मामले में या उसके मामले में, जैसे इंग्लिश के मामले में मानते हैं कि हम छोटी पढ़ाई में भी इंग्लिश सब्जेक्ट कैसे कवर कर लिया, या आज दिमाग में 2 चीज़ें आई, तो वो शायद पहली पाठशाला पिताजी की थी ठीक है। कि जो एक ज्ञान
दे के गए पढ़ाई लिखाई के मामले में, ना तो कहीं लिखने पढ़ने में दिक्कत आई, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो अच्छा होगा। 9th क्लास में मैं पढ़ने के लिए जा रहा था, तो अगर आप डायरेक्शन दे सकते हैं, मैं आपको बताऊं तो आप देख के हैरान होगी कि कितनी दूर है सड़क जो जा रही है ना। हाँ हाँ हाँ। ये सड़क को एंड पे देखो ऊपर कहाँ पे दिख रही है, अच्छा, वहाँ वहाँ। और उस जमाना होता था हमारे कि रास्ता होता था ये वाला, ये सीधा पैदल का, क्योंकि संसाधन इतने नहीं थे कि हमारे पास बस का किराया हो। ये खतरनाक जंगल भी पड़ता है, गांव क्रॉस, ये मेरा गांव क्रॉस हो गया, मेरा गांव तो लगभग क्रॉस हो गया, नीचे एक गांव और पड़ता है, वो गांव क्रॉस हुआ, उसके बाद पूरा जंगल है, जंगल के बाद नीचे नदी है बहुत खतरनाक। मतलब ये समझ लो कि आते जाते हमें बाघ चीते तो खुलेआम दिखते थे वो जमाने। तो आप नदी पार करके और जाते नदी थे? पार बरसात होती थी तो नदी मतलब एक जिंदगी रिस्की होती थी वो। फिर ग्रुप में चलते थे 8-10 लड़के, एक दूसरे के सहारे चलते थे। कुछ लड़के हमारे साथ थे कि जो नदी पार करना अच्छा जानते हैं नीचे वाले गांव के, क्योंकि नदी के किनारे वाले हैं, तो एक्सपीरियंस उनको बन जाता था, उनके सहारे हम भी। बट लाइफ रिस्की होती थी कि लगाओ कि 13-14 साल की उम्र होती है हमारी। सही बात है, सही बात। अगर हम 9वीं में गए तो 13 साल की उम्र में मैं 9th में रहा होगा, 14 प्लस में मैं 10th में रहा होगा। 13-14 साल की उम्र में, और इतनी बड़ी उपबंधी नदियों पे भी हमने रिस्क लिया है। पढ़ाई भी हमारी ऐसी चली, जंगल चलते थे, नदियाँ होती थी, और बस लक्ष्य यही था कि पढ़ें पढ़ें पढ़ें। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है और कितने भाई बहन थे, आप वो सारा बताएं। मेरा जो मतलब वैसे तो हमारे दादाजी के हिसाब से देखा जाए तो चाचा ताऊ मिला के 5 परिवार हमारे इस घर में रहते थे, और उन 5 के हम लोग 13-14 भाई बहन। और जो मेरे रियल जो मतलब पिताजी के हम जो 4 भाई 2 बहन, और भाइयों में सबसे बड़े भाई है हमारे, मतलब मेरा नंबर 3 आता है, तो 2 मेरे से बड़े थे, एक मेरे से छोटा, और दोनों बहन। तो आप 3 भाई 2 बहनें? हम थे 4 भाई और 2 बहनें। 4 भाई 2 बहनें। लेकिन एक भाई का भी आपने सुना होगा, थोड़ा वो उसमें मतलब शहीद ही हुए हैं, वो एक भारतीय तटरक्षक बल में इंडियन नेवी में थे, और बताएं उनके बारे में हादसा मेरे साथ हुआ, तो उसके बारे में आपको शायद ध्यान है ही, कुछ ही दिन की बात है, शायद दिसंबर, चेन्नई में होते उस टाइम। बाकी परिवार हमारा मतलब कंफर्टेबल परिवार, सब जो भी था जमाना था। आज हम 2 बच्चे पालने के लिए घबरा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और तब हमारी फैमिली मतलब 4 भाई 2 बहनें, सबकी अच्छी शिक्षा, सबको तो एक रूटीन था कि जैसे जॉब थी, पिताजी की जॉब उनकी इतनी हाई फाई नहीं थी मेरे ख्याल से। अगर जब मेरा जन्म हुआ तो उनके उस जमाने में उनकी तनख्वाह रही होगी ज़्यादा 50-60 रुपये, अगर हमें होश संभाला तो उनकी तनख्वाह रही होगी 200-250 रुपये। तो वो टाइम था कि हमारी खेती होती थी साथ में, सब कंफर्टेबल मेहनत करते थे। अगर मैं बोलूँ कि मैंने खेती शुरू कब की, तो मैं 5वीं तक तो यहाँ पढ़ा, 8वीं तक नाथ पे। 8वीं तक जैसे मैं 8वीं से 9th में गया तो मेरे दोनों भाई रोजगार के लिए बाहर निकल गए। सुबह हमारा रूटीन होता था कि 2 घंटा हल चलाना, अच्छा। खेती करना, यानी कि अगर हमारा 8 बजे का स्कूल होता था तो 8 बजे का स्कूल होने के बाद भी हम 4 बजे सुबह उठना, अपनी बैल तैयार करना, बैलों को घास पानी माँ दे देती थी, बहनें दे देती थी, साथ में परिवार में ऐसा वो नहीं था। और ठीक 5 बजे हमने बैल निकाले बाहर, 6 बजे तक अगर 1 घंटे भी रूटीन बनाए कि 1 खेत हुआ 2 खेत हुआ, खेत आप देख ही रहे हो कि ऐसे जैसे अगर आज ये कर दिया तो कल ये वाला हल जब जोत के वो तैयार करना होता था। लेकिन रूटीन होता था कि हमने करना है, क्योंकि अक्सर बरसाती खेती, बरसात में तो पिताजी गांव में होते तो वो देखते थे सारा। लेकिन तो जैसे आजकल सितंबर अक्टूबर में या जनवरी फरवरी में जो जुताई होती तो वो हम लोग खुद संभालते थे। वैसे अक्सर स्कूल होता था सर्दियों में तो 10 बजे से 4 बजे तक का, तो 10 बजे से 4 बजे तक हुआ तो 8 बजे तक हल चलाओ, 8 बजे से 12 बजे तक का स्कूल रहा, 1 बजे तक स्कूल रहा, तो सुबह 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को तो खेती होती थी। अच्छा परवरिश के लिए मतलब घर में ऐसा नहीं था, जैविक खाना मिलता था और बहुत अच्छा लगता था वो जमाना। संघर्ष था लेकिन खुशी खुशी कटा था वो उस वक्त के हिसाब से। आज हम सोचते हैं कि आज हम उसमें भी सब कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा कोई अपना किस्सा या पल बताएं जो आपको बहुत भावुक कर गया, जिसकी वजह से आपने कुछ बड़ा फैसला लिया, या फिर रोजगार में आपको क्या तकलीफें हुई,
हमारी लाइफ जो संघर्ष की रही है, बचपन से जो रही है, और जो रियल संघर्ष मतलब जो आप देख रहे हैं कि चाहे ये चढ़ाई हो, चाहे वो हो, चाहे वो हो। अब पढ़ते-पढ़ते अगर मेरी इच्छा थी कि मैं भी इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर इंजीनियर बने या अच्छी पढ़ाई करके सरकारी जॉब पकड़े। नहीं तो लास्ट में हमारे पास ये तो कम से कम होता ही है, तो एक जज़्बा होता है कि नहीं यार फौज अच्छी नौकरी मिले ना मिले, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर बने ना बने, तो फौज तो ऐसा है कि हम कंफर्टेबल वो हो जाते हैं। लेकिन फौज के लायक भी मतलब मेरे को जब मैं 9th में गया तो उस टाइम पे मेरे को एक तकलीफ हुई मेरे कान में। तो उस कान की तकलीफ की वजह से मतलब वो सपना भी खत्म हो गया। तो फिर यही लगा कि अब सपने ज़्यादा बड़े नहीं देखने, अपने आप को मजबूत करो, मेहनत करने के लिए। अब हर बच्चा जैसे जाता है तो वैसे हम भी मतलब 11वीं से मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थिति को देख के ये लगा कि फौज में जाने लायक भी नहीं हो रहा। अब पढ़ाई, लंबी पढ़ाई करें, इतने संसाधन भी हमें मतलब आपका सपना टूट गया तो सब आपको लगा संसाधन- सब बेकार है, अब कमाने की सोचनी है। बस पैसा कमाए। पलायन क्यों, यहाँ रोजगार नहीं था? तो रोजगार तो यहाँ आज नहीं है, आज उत्तराखंड हमारा अपना प्रदेश 21 साल होने के, और आज भी नहीं है, मतलब ये क्या? रोजगार तो आज भी नहीं है। और ये रोजगार उत्तराखंड के लिए जब हम लड़ाई लड़ते थे, मैं 9वीं में जब पढ़ता था, 9वीं में जब मैंने एडमिशन लिया था 1991 की बात है, 9वीं 10वीं 11वीं जो भी हमारा शिक्षा होती, तो वो जमाना होता कि मतलब एक हमारी परिस्थितियाँ तो ये थी, दूर जाना आना जो टाइम है, एक उसी सालों में हमारा उत्तराखंड आंदोलन चरम पे था। मतलब अगर 365 दिन साल भर में होते हैं और स्कूल चलता है करीबन मेरे ख्याल से 180 दिन ही चलता है स्कूल का जो पीरियड होता है, तो वो 180 दिन में भी समझ लो कि 80 दिन हड़ताल होती ऐसा क्यों? उत्तराखंड के आंदोलन की, जो हमारे उत्तराखंड राज्य की मांग को लेके वो चरम पे था वो आंदोलन उस टाइम। आए दिन हम भी कभी धुमाकोट, कभी मतलब राम ये आंदोलनों में बसों क्या में डिमांड थी? उत्तराखंड राज्य की मांग चल रही थी, हाँ के उत्तराखंड उत्तराखंड बन जाए, और वो आंदोलन चरम पे थे मतलब उस जमाने में तो 91 फुल 92। जोश था। हाँ बहुत जोर से चलते थे, और हम भी आए दिन आंदोलनों में वो लेते थे हिस्सेदारी कि हाँ हमारा उत्तराखंड राज्य अगर अलग बनेगा तो शायद हमें एक नई जिंदगी मिलेगी, ये सोच के हम उसमें चलते थे। तो वो देख के फिर तो कह सकते हैं हम भी कि आप भी आंदोलनकारी रहे हैं। आंदोलनकारी रहा हूँ मैं। अगर एक मतलब पॉलिटिकल जज्बा आपको दिखता तो ये आज शुरुआत से नहीं होती, ये शुरुआत से नहीं होती। मैं आपको कुछ कहानियां बताऊं ऐसे कि आंदोलन की बात तो बाद की बात है। मैं हाँ। पढ़ता था 10th में, और हमारे यहाँ लग गया था वो आदमखोर बाग। आदम को नरबख्शी। हाँ नरबख्शी, वही खिरेर खाल पढ़ता था मैं। अब आदमखोर बाग लग गया, ये क्षेत्र से हम मतलब जैसे मेरा गांव है, नीचे एक गांव और है, इससे पीछे भी गांव है, और आगे मैं सड़मादे बता रहा था, नीचे जो सड़मादे वहाँ, और उससे आगे भी गांव है कुछ। तो हम इस क्षेत्र से इंटर कॉलेज खिरेरी खाल में 17-18 लड़के जाते थे। अब आदमखोर बाग लग गया तो डर होता था। सुबह सुबह हम लोग अगर 10 बजे स्कूल लगाने के लिए जाते थे तो 7 साढ़े 7 बजे घर से निकलना होता था। पूरा नीचे जंगल है, और उस आदमखोर के जमाने में मतलब इसी जंगल के नीचे उसने 2-3 वार किए थे। जब हम लोग ये बोलते थे कि यार अब क्या करें तो करें क्या, तो एक दिन ऐसे ही मैंने सारे लड़कों को बिठाया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ प्रिंसिपल के लिए, और प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन देते हैं, और हमारा अपना टाइम सुबह 11 बजे से लेके शाम को 4 बजे के 3 बजे तक करवा देते, क्योंकि हम जब सड़क से जाते थे तो पहली बस तो छूट जाती थी जिससे हमने कंफर्टेबल पहुंचना था, तो दूसरी बस आती थी तो 11 बजे वहाँ पहुंचती थी लगभग। तो हमने 11 बजे से 3 बजे तक करो। लड़के सारे बच्चे थे, डरते थे, लेकिन शरारत, सोचिए शरारत बोलो या एक मतलब लीडरशिप बालपन में लीडर बनने का शौक। लीडरशिप का शौक था। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी, मैं साइन तुम सारे करोगे, प्रिंसिपल तक पहुंचाना मेरा काम है। ठीक है। बोले ठीक है, सबने साइन कर दिए। मैंने एप्लीकेशन लिखी जी ऐसे ऐसी ये है आदमखोर का, अब सुबह अगर जल्दी से जल्दी भी निकले, जंगल पूरा पड़ता है, बच्चे सारे छोटे हैं हमारे साथ, अगर हम 4 लड़के मजबूत थे दौड़ने में, तो 2 हमारे साथ ऐसे भी थे कि वो चल फिर नहीं पाते थे, या हमारे साथ लड़कियां चलती थी, सब मिलके एप्लीकेशन लिखी मैंने। तो अब मैंने लिख तो दी, सब चीज कर दिया, अब देगा कौन? तो मैंने, हमारा जनरल मॉनिटर होता था, उसको पकड़ाई जबरदस्ती में, ये प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचनी चाहिए।
तेरी जिम्मेवारी है, नहीं तो हम अगली बार तेरे को वोट नहीं करेंगे। तो उसने, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई, उसने किसी पियोन को पकड़ा नहीं। बट जैसे तैसे प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन मेरी पहुंच गई। अगले दिन शाम को तो हम आ गए, और ये एप्लीकेशन लिखने का दिमाग में तरीका इसलिए आया था, वो एक दिन क्या हुआ था कि हम लेट हो गए, जैसे मैं बताया कि वो 11 बजे वाली गाड़ी में हम लेट हो गए, तो पीटीआई जो हमारा होता था उसने अंदर घुसने नहीं दिया बच्चों को। तो हम इतना रोए थे कि मतलब एक जज्बा होता था कि स्कूल जाने में हम खुशी खुशी जाते थे, कोई बंक ना मारे, कोई पीरियड खाली ना हो। और आदमखोर के डर के बाद थोड़ा लेट गए तो पीटीआई साहब ने हमारा गेट बंद कर दिया और किसी को भी अंदर नहीं घुसने दिया। 17-18 लड़के जो भी हमारे इस तरफ के थे बाहर। उससे प्रेरित हुआ था कि आज ही ये चिट्ठी लिख के और वहां दी जाए। तो चिट्ठी दी, सब चीज होकर के अब अगले दिन जब प्रेयर ग्राउंड पे खड़े हुए, दिमाग में तो डर था कि मैंने गलत किया है। अब पता नहीं, सारे उस जमाने में हमारे स्कूल में 750 बच्चे होते थे। अच्छा जी। हाँ, आज की डेट में किसी भी इंटर कॉलेज में 607 मतलब 60 70 80 बच्चे टाइम पे, मतलब मिडिल छठी से लेके 12वीं तक 600 500 600 बच्चे स्कूलों में होते थे। अब वो डर लगे कि दे तो दिया है, लेकिन बेटा मार पड़ेगी तो फिर इतने बच्चों के बीच में बेइज्जती करेगा। लेकिन जब प्रिंसिपल साहब को चिट्ठी पहुंची, उस चिट्ठी पे संज्ञान लिया, प्रेयर हो रही थी, प्रेयर में पूरा बोला ये कौन है जिसने चिट्ठी लिखी, आगे आ जाओ। अब सब लड़कों ने बोला इसने लिखी, वही लिखी मैंने दी, दिमाग मैंने दिया था कि लिखूंगा मैं तो साइन सब करेंगे, सब आगे कर देते हैं। हाँ। तो सब ने बोला कि हाँ तो मैंने लिखी, बोला आगे आ जा। चला गया मैं, दिमाग में जो हो रहा था हो ही रहा था अंदर से, लेकिन आगे। लेकिन उस दिन जब प्रिंसिपल साहब ने मेरी पीठ थपथपाई, बच्चे मतलब ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तब से मेरा दिल खुला कि किसी भी मतलब मेरा अपने हक के लिए या अच्छाई के लिए या किसी भी अच्छाई के लिए कोई XYZ कोई भी दिख जाए, अगर प्रशासन से लड़ना है, शासन से लड़ना है, तो चिट्ठी लिखने में मेरे को कोई डर नहीं। तो वहां पर आपको ये पता चला कि भाई ये इनाम पीठ थपथपाना कितना बड़ा साबित हुआ आपके लिए। बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने उसी टाइम फिर अनाउंस कर दिया कि बेटा आप सुबह 11 बजे वाली गाड़ी में आओ और शाम को 3 बजे किसी की क्लास चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, निकल जाओ, आप बिना पूछे निकल जाओ। तो सारे लड़के खुश भी हो गए, मतलब एक जान बची लाखों पाए। हमारा होता था, दहशत तो होती थी, तो लीडरशिप आ गई तगड़ी तो वहां से। वो दिमाग में आ गया कि वास्तव में अगर अच्छा ही कर दो, तो जहां मैं डर रहा था रात भर की स्कूल में बेइज्जती होगी, अगर एक थप्पड़ भी वो मारता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली से लेके यार 10वीं 11वीं तक मैंने कभी थप्पड़ नहीं खाया, पढ़ाई के मामले में या शरारत के मामले में या गलत उसके मामले में। ऐसे और किस्से ऐसे मेरे साथ कई हुए। एक बार हम लोग क्रिकेट खाल में ही थे और पीटीआई ने, मतलब ये आपको नीचे ग्राउंड दिख रहा होगा, यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था। तो हमारे यहाँ से जब सिलेक्शन हो रहा था तो 10वीं में थे हम शायद, तो पीटीआई 12वीं, तो 12वीं के बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया और हमारे को छोड़ दिया। अब ऐसे ही 10वीं में शरारत भी होती है, क्लास शरारती बच्चे भी थे, तो वो भी थे। अब सब मिले तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, चले जाते हैं, खेलना है तो खेलना है। स्कूल में चिट्ठी डाल देते हैं, स्कूल में एप्लीकेशन डाल के, और पीटीआई ने जब प्रिंसिपल साहब को दी, साइन कर दिया, उन्होंने सेक्शन कर दी छुट्टी। फिर 2 दिन 3 दिन की जो भी लगा छुट्टी सेक्शन होगी तो हम क्रिकेट खेलने आए। तो 12वीं और 10वीं का एक इकट्ठे हम भिड़े, तो 12वीं वाली टीम बाहर, जो स्कूल की ऑफिशियल टीम आई थी वो बाहर। इतना अच्छा खेले, मतलब टीम तो बच्चे, अब 10वीं और 12वीं में था कि 10वीं में और 12वीं में तो बराबर बच्चे, जो उम्र का तकाजा 1.5 साल का ही तो छोटे बड़े होते हैं, और सीनियर्स को हराना बहुत बड़ी बात बट वो होती है एक नया वो निकल गया अलग कि खुशी होती है। सीनियर ही बाहर। Senior तो बाहर। मतलब लीडरशिप की भावनाएं मेरे साथ स्कूल लाइफ से ये छोटी छोटी आ गई थी। जैसे अब मैं अपने गांव की भी कैप्टनसी की है। आज अगर मेरे साथी यहाँ पे होते, मेरे जो क्लास फेलो है हमारे टाइम, तो मेरे ख्याल से 3-4 साल तक मैंने अपने गांव की लीडर, क्रिकेट में भी हम जाते थे, किनगोड़ी खाल, वो तो बहुत दूर दूर तक खेलने जाते थे। तो आपको खेलना पसंद रहा है क्रिकेट? क्रिकेट का भी बहुत शौक है। तो अब दिल्ली में गया रोजगार की तलाश में, एक महीना भाई के सहारे रहा, बड़े भाई के लगा देंगे नौकरी, पता नहीं, दूसरे महीने दूसरे भाई के सहारा वो लगा देंगे, तीसरे महीने 3-4 महीने तक जब घर में बोर हो गया, खाली काम का कोई सोच ही नहीं रहा, खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, चलो वो तो मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है,
लेकिन जो था वो मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे ही फिर दिमाग से उतरी बात, फिर मैं थोड़ा थोड़ा पैदल घूमना शुरू कर देता था। जाते जाते एक दिन पहुंच गया तिलक नगर। तिलक नगर पहुंच गया तो कहीं बोर्ड लगा हुआ था हेल्प। नहीं, तिलक नगर से पहले मैं एक बार एक अखबार पढ़ता था, तो अखबार में एक वैकेंसी आई थी। ठीक है ठीक है। वैकेंसी थी वो लगभग मेरे ख्याल से पियोन की थी या क्लर्क की थी, कुछ इस टाइप की वैकेंसी थी। और मैं चला गया उसके पास। तब मेरे को ये भी पता नहीं होता था कि रिज्यूम भी बनाना होता है, अच्छा। बायोडाटा क्या होता है वो भी नहीं नॉलेज थी। हाँ हाँ उस वक्त ठीक है, बस वैकेंसी देखी, पहुंच गया चलते चलते फैक्ट्री में। तो डेस्क टू डेस्क बैठे, जिसने इंटरव्यू लेना था वो इंटरव्यू ले रहा था, तो बोला आपका बायोडाटा लाए हो? मैंने बायोडाटा तो मेरे पाया है नहीं। तो मैं क्या करूँ, हाथ से बना दूँ? बोला बना सकते हो? मैं हाँ बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को मैं कागज और पेन दे दो, मैं बना देता हूँ। कागज और पेन लेके मैं बायोडाटा उसका अपना बना रहा था। और बनाया मैंने पूरा, मतलब प्रोफाइल अपनी सारी इंग्लिश में लिखनी शुरू करी उसके सामने। बोले भाई साहब आप क्यों ऐसे पियोन की नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? आप सच बताओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ। मैं यार नौकरी नहीं है, तो बोल रहे क्यों ढूंढ रहे हो पियोन नौकरी? हमें नौकरी चाहिए। वो बोल रहे तुम पियोन की क्यों ढूंढ रहे हो? बोला आप तो राइटिंग से ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुएट बंदे हो। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि पिताजी की देन थी या माँ बाप की राइटिंग में, उसमें बिल्कुल डंडे। पिताजी का तो ऐसा होता था कि अगर हम लिख रहे हैं तो डंडा साथ में चढ़ता था। तो हैंड राइटिंग मेरी इतनी एक्सेप्टेड थी कि मतलब कोई भी ये नहीं बोलता था कि ये बंदा 10वीं 11वीं पढ़ा हो। अगर आज भी को तोल के लिखते थे। हाँ, आज भी कोई लिखने में या जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखने में, उसमें कई चीज़ों में होता है, तो अच्छा वो रहता था स्टॉक। तो मेरे को बोला भाई साहब ऐसे है, माफ़ करना, आप तो चाहे मजबूरी में आए हो, लेकिन मैं नहीं आपको पियोन की नौकरी दे सकता। बट इतना ज़रूर है कि अगर मेरे पास कभी आपके लायक पोस्ट आती है तो मैं आपको रख लूँगा। आप मेरा अखबार देखते रहना, और जैसे अखबार में ये पोस्ट आई ऐसे ही हम डालेंगे। कब तक इंतज़ार करेंगे? तो जब तक फिर ऐसे ही होना बच गई थी। मैंने भाई का घर छोड़ दिया, निकल गया मैं घर से बाहर। भाई को बोला मैं नहीं आ रहा, मैं फलाने किसी के साथ रहूँगा और नौकरी फलानी जगह कर रहा हूँ, मैं ऐसे करके घर छोड़ दिया। अब एक दिन जो इसके साथ में था, तो घूमते फिरते मैं गया तिलक नगर में। तिलक नगर में जहाँ मैंने नौकरी करी है, तो हेल्पर का बोर्ड लगा था। अब दिमाग में आ गई कि अब ये भी नहीं बोलना कि पढ़ा लिखा हूँ। अब दिमाग में आ गई कि मैं पढ़ा लिखा, अगर मैं वो उस दिन ओवर स्टाइल नहीं दिखाता, अपना प्रोफाइल बायोडाटा अपने हाथ से बना के नहीं देता, तो वो शायद नौकरी पे रख लेता। वहीं रख लेता। तो दिमाग में आ गई कि अब ओवर स्टाइल नहीं मारना, नहीं मारना, हमें नौकरी चाहिए ही नौकरी चाहिए, चाहिए तो रोजगार चाहिए चाहिए ही चाहिए, बस एंट्री होनी चाहिए, चाहे वो कैसे ही हो जाए। कैसे भी हो जाए। तो चला गया उधर, बोला कर लोगे? मैं हाँ कर लूँगा। बोलता है भाई हमारे यहाँ पे हेल्पर की जरूरत है, लेकिन शर्त एक है। मैं बताइए शर्त क्या है? शर्त ये बोल रहा है कि तिलक नगर टंकी, अगर आप दिल्ली में हैं यार, टंकी आपने सुनी होगी कभी, तिलक नगर में टंकी होती थी, बहुत बड़ी टंकी। टंकी के नीचे एक नलका होता था, वहां से पानी भर के लाना होता है, और 3 ड्रम पानी लाने होते हैं। और पानी की शर्त है कि 9 बजे से पहले पानी, 9 बजे के बाद पानी नहीं आता। और 9 बजे तक पानी भरने के लिए 7:30 8 बजे लाइन पे लगोगे, तब जाके पानी मिलेगा आपको, नहीं तो ठीक है कोई बात। सैलरी वाली बताओ? बोल रहे सैलरी देंगे 500 रुपये। कौन से सन की बात है? 94 की होगी। तो उस वक्त के 500 रुपए आज के कितने पैसों से अब कैलकुलेट कर? उस वक्त का 500 रुपये में अगर कंपेयर करूं, तो शायद उस टाइम पे मैं अगर जनकपुरी से जाता था, सीवन से, और तिलक नगर, तो 50 पैसे की बस की टिकट होती थी। 854 बस होती थी। 4000 मान लें हम। 4,000 से भी ऊपर ही, 5-6 हजार। 5-6 हज़ार रुपये के आसपास मान के चलो, क्योंकि उस 500 में हम अगर कमरे का किराया देते थे तो 100-150 रुपये देते थे। तो मतलब आज के हिसाब दूध से लेते थे माने तो 3.5-4 रुपये का, हमें 3.5-4 रुपये में आधा लीटर वो मिल जाता था। वो जमाना था 93-94 का। 500 रुपए की आपकी जॉब लग हाँ। गई फिर? मतलब मेरे ख्याल से मेरे को ये ध्यान में आ रहा है कि हम चाय बनाते थे, तो ओपन डेयरी से हम 2 रुपये का भी दूध लाते थे, चाय बन जाती। गिलास लेके गिलास में गिलास लेके गए, 2 रुपये का दूध देना भाई, और उसमें चाय बढ़िया बन जाती। वो टाइम था वो। तो आज की डेट में देखा जाए तो 5,000 तो मरे से मरे, सिर्फ रुपए की वैल्यू में 5,000 है। और वैसे अगर वो चीज़ों को याद करें तो 8,000 10,000 जाता है। नौकरी होती है, तो हमें ही नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि चाहिए थी, आपको बस ये था कि जरूरत थी, जरूरत है। पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। तो ऐसे ही जब
3-4 दिन 5 दिन मैंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन पानी भरा होगा मैंने। 3 दिन बाद ऐसे ही मेरा बॉस बोलता है, यार फलानी दुकान पे वो लड़का है जरूर, अनु अनु अनिल नाम था लड़के का, अनु अनु उसको बोलते थे, अभी भी मेरे को याद आ रहा है उसका। बोला वो अनु है चावला इलेक्ट्रिकल करके दुकान पे, अनु बैठता है, उसको जरा बुला के। अब आदत से बड़ी क्यों, मैंने बोला सर क्यों? अच्छा, आपने पूछ लिया क्यों? हाँ मैं क्यों? 3 दिन में ही? बोला यार एक वाउचर बनना है बैंक में, कुछ पैसे जमा करने हैं, वाउचर बनने के लिए लाना है। कोई बात नहीं, आप मेरे को दे दो, मैं भर देता हूँ। बोला भर लोगे? मैं हाँ भर लूँगा। तो दे दिया उसने। बोला क्या दूँ आपको? मैं अकाउंट नंबर, पासबुक या चेकबुक जो भी है आपका वो दे दो। देता हूँ। तो करंट अकाउंट था, पासबुक तो होती नहीं है, चेकबुक उन्होंने पकड़ा, बोला ये चेकबुक है, ये वाउचर है और ये 10,000 रुपये। मैंने उसको वाउचर भर के करके बोला पक्का ठीक हो गया, बैंक से वापस तो नहीं आना पड़ेगा मेरे को? बोला नहीं आना पड़ेगा यार, आप चलो। बोला आप भी बैठो साथ में। चले गए उसको। बैंक में पहुंचे तो मेरा बॉस पैसे लेके बैंक में चला, काउंटर पे खड़ा हुआ, पैसे उससे जमा करवाए उसने, तो सारा ओके। हमारे उसको काउंटर पे पूछा हुआ, ठीक ठाक पर्ची भर दी, ठीक है। अब पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं तो जानबूझ के अनपढ़ बना था, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी। कंडीशन ही ऐसी थी कि मतलब जिस लायक नौकरियां थी उस लायक हम नहीं थे, और जहां मैं जाता था कि कंफर्टेबल हो, वो बोलते थे नहीं यार आप बहुत पढ़े लिखे हो, मैं तो काम क्यों करवाया। लेकिन काम करने की आदत आगे से आगे थी, लीडरशिप की आगे से आगे वो थी। सीख बैंकिंग मैंने मतलब लगभग ना होते हुए, जबकि हाई स्कूल लाइफ में बैंकिंग नहीं होती, मैंने सीख ली। बैंकों में वाउचर बनना है, मतलब स्कूल लाइफ में भी मैं फार्म वार्म भरना, लोगों के जैसे कोई बैंक में गांव का जा रहा है, कोई किधर का जा रहा है, तो इससे ही हमें बैंक का कैसे पैसे जमा करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें सीख ली थी। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। लोग भरवाते थे कि भाई मेरा फार्म भर दे, क्योंकि गांव में होते ही हैं बड़े बुजुर्ग जो वो रहते हैं, तो वहीं से मेरे को नॉलेज था कि ये चीज़ें। तो इस चीज का क्या असर पड़ा? मतलब तीसरे दिन ही आपने? तीसरे दिन ही जब वो नंबर आ गया तो भर दिया मैंने। वह क्यों नहीं बोलता, तो वो नहीं होती कंडीशन, नहीं पता लगती कि कारण क्या है। बैंक गए, बैंक से पैसे उसे जमा करके जब आ गए तो दुकान पे बैठे ऐसे ही इधर उधर चर्चा की होगी उसने अपने बड़े भाई से कि यार लड़का काम का है, मजबूरी में यार समझ गया होगा, मतलब कि मजबूरी में इसने हाँ बोली है, हेल्प करेगी और इसको संभालना है। तो अब हमारा तो उसके बाद उसने शाम के टाइम फिर बैठे, चाय वाय के टाइम पे बैठे, मेरे साथ आके बैठ गए। तो बोला गिरी बेटा तो बिल बुक का वगैरह आपका कर लेगा क्या काम? मैं कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो बोलता है इसका ये वो में टैक्स रेशो, टैक्स वैक्स कैसे लगते हैं, CST होता था उस जमाने में, CST, तो टैक्स वैक्स का क्या हिसाब किताब है? मतलब जो भी कंपनी की आइटम होगी वो टैक्स पेड होती है, और जो हम मतलब असेंबलिंग आइटम लेते हैं, फैंसी लाइट का काम था तो लाइटें वगैरह, तो बोला इस पर 4% CST, 8% होता था उस टाइम, 4% 8% और कर के तो धीरे धीरे बिलिंग का भी मतलब फिर मैं काउंटर पे बैठ गया, पानी भरना बंद। अच्छा, चौथे दिन से, तीसरे चौथे दिन से ही पानी भरने की ड्यूटी मेरी खत्म। काउंटर क्या बोला बॉस ने? बस वो बोल रहा है चलो ठीक है, बोला आपने अब पानी नहीं भरना, अब आप काउंटर पे मेरे साथ बैठोगे, इधर काउंटर होता था, बिलिंग संभालोगे आप? हाँ मतलब जो भी पढ़ा दिक्कत होती थी, जैसे बिल बनाना, क्या माल आ रहा है उसकी काउंटिंग करवाना, गोडाउन में क्या माल पड़ा है उसका वो करवाना, स्टॉक वगैरह देखना, स्टॉक का वो ये सब धीरे धीरे कवर करने लगे। तो अब हमारे को तो मतलब मेरे तो आदत थी कि हमें शर्म किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि अगर गांव के पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद हम इतना आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हमें शर्म काम में नहीं थी। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी होता था काम में, अगर झाड़ू मारने का काम है दुकान पे तो चलो यार जब तक लड़का झाड़ू मारने वाले आएंगे, तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि झाड़ू मारने वाले लड़के अलग होते हैं। मतलब दुकान खुल गई, अगर आगे मैं पहुंच गया तो झाड़ू पकड़ा, शुरू हो गई। मतलब अपना ही काम समझा है, अपना ही, बस वो घर जैसा ही माहौल कि अपना है, मतलब ये भी नहीं कि नौकरी कर रहे हैं, बस चलो जी झाड़ू मारना, झाड़ू पानी भरना भी तो वैसे मना कर दिया था, लेकिन ऐसे भी नहीं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं उठा के मैं ले आता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, उठा के ले आऊँ। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते जब 5 साल तक मैं घर की तरफ नहीं आया, गाँव वापस नहीं आया। एक बार वहाँ लगने के बाद 5 साल तक कोई छुट्टी नहीं,
उस टाइम पे उस दुकान में मतलब दुकान ही थी वो एक। घर पे कैसे बातचीत होती है? घर पे हालचाल नहीं पूछते? घर पे हालचाल चिट्ठियां चलती थी। अच्छा अच्छा। चिट्ठियां चलती थी, बट वही था कि बड़े बुजुर्गों ने मतलब हमारे दिमाग में एक चीज डाली थी कि बेटा जिसके साथ नौकरी करोगे टिक के करोगे तो आगे बढ़ोगे। ये अक्सर होता है कि टिक के करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो ऐसे ही धक्के खाते रहोगे, आज यहाँ कल वहाँ पर वहाँ। और वही दिमाग में होती थी, और बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं, कोई 5 साल में मतलब ये है कि तब उसके बाद तो जब मैं बिलिंग पे उसके साथ लग गया, बैंकिंग पे लग गया, तो फिर सीए जो होता था उनका वकील सीए, वो भी फिर सारी जो भी होता था वो मेरे से ही डिस्कस होती थी और मेरे साथ ही बातचीत होती थी कि क्या कैसे कैसे क्या स्टॉक का क्या, परचेज क्या, सेल क्या, बैंकिंग का हिसाब क्या। तो जब धीरे धीरे समझा तो फिर मेरे को एक अकाउंट्स की नॉलेज अच्छी खासी नॉलेज, मतलब 5 साल में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था अकाउंट्स का। चाइना से माल थोड़ा कंफर्टेबल उस पर आता है, यहाँ पे लोग महंगा देते हैं, इसका कुछ रास्ता बना। जब उसको भरोसा हो गया कि बंदा हर फील्ड में कामयाब है, कुछ भी बोल रहे हैं करके दे रहा है। करके देगा, तो बोले इसका कुछ रास्ता बना कि कैसे करें। और तुम्हें पासपोर्ट है? बोलता है यार पासपोर्ट तो नहीं है। तो मेरे भाई एक बड़े वाले भाई थे, वो टूर एंड ट्रेवल्स पे ही काम करते थे। घर में आया, उनसे डिस्कस किया, यार बॉस ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो इसका पासपोर्ट का क्या प्रोसेस होगा? बोले नागरिकता उसने अप्लाई कर रखी। हाँ अप्लाई कर रखी। तो उसको बोलना अपना जो तूने एप्लीकेशन वगैरह दे रखी हो दिखाना। तो भाई को कागज वगैरह दिखाया तो प्रोसेस निकाला कि पासपोर्ट बन सकता है, मतलब पासपोर्ट बन जाएगा। तो धीरे धीरे 2000 के बाद लगभग मतलब एक कंसल्टेंट के रूप में मैं बन गया था। लगभग कोई भी आदमी अगर कंसल्टेंट पूछना चाहे अकाउंट्स के मामले में, अकाउंट्स का भी बेशक मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन कस्टम क्लियरेंस एंड ऑल सारी चीजें। हाँ अकाउंट्स के मामले में पूरा वो बना लिया, इसका कस्टम के मामले में पूरा वो बना लिया। फिर दुकान पे धीरे धीरे करके तो कंसल्टेंसी टाइप का भी मैं हो गया था कि कोई भी पूरी बाजार में जितनी भी दुकानें थी, अगर कहीं पे वो फंसते थे तो मेरे पास आके किसी को क्या चाहिए, क्या हाँ। कहाँ पहुंचाना है, कहाँ से लेना है, सब वो आपको। तो ये तो सब लेन देन तो खैर बॉस ही करता था, कहाँ से ले रहा है क्या ले रहा है, परचेजिंग का। बट माल क्या आ रहा है कैसे आ रहा है। हाँ डिस्बर्समेंट का होता था कि जब हमारा इम्पोर्ट शुरू हुआ, जब इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया था हमने 2002-03 में, तो उसके बाद होता था कि धीरे धीरे होलसेल दुकानदार हमारे पास आने लग गए, तो ऑल ओवर इंडिया से वो आते थे। तो तब उसके साथ मिल के वो होता था कि यार कहीं पे अगर ट्रांसपोर्ट में माल टूटता है, कच्चा माल होता था, कांच का होता था, फैंसी तो गाड़ी होता, फिर गाड़ियों की नॉलेज बढ़ी तो धीरे में उसी के साथ साथ रहते रहते ट्रांसपोर्ट अपना सेपरेट कर दिया। आपकी फैमिली में कौन कौन है, शादी कब हुई, कैसे हुई, वो भी जान लेते हैं। 2006 में शादी हुई मेरी, मतलब लगभग 13-14 साल सर्विस कर नौकरी करने के बाद। एक ही जगह। हाँ नौकरी तो मैंने और कहीं की नहीं हुई, एक ही जगह। मतलब आज भी अगर मैं जाऊंगा तो बॉस से कभी कोई ऐसा नहीं हुआ लड़ाई हुई? लड़ाई झगड़ा होता था तो अपनेपन में होता था कि थोड़ी देर के लिए हो गया। पैसों को लेकर के कभी कुछ नहीं हुआ? पैसे के लेके भी होता था, छीनना आता था, चोरी करना हमने नहीं सीखा था। अगर आज मैं बोलूँ कि तजुर्बा सब है, अब न्यू रखने का मतलब होता है कि किसी के साथ धोखा करना, और धोखा मेरे से नहीं। 5 दिन जब मेरी शादी की तैयारियां मतलब हो गई थी, क्योंकि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे 99 में, तो 99 के बाद थोड़ा सा शादी जो मेरी 2002-03 में होनी थी वो 2-3 साल आगे मतलब ऑटोमेटिकली वो हो गया कि बीच में साल 2 साल कुछ नहीं बना। तो 2004-05 में मेरी बात चल रही थी शादी की। 2004-05 में जब शादी हुई, तो शादी होने के टाइम पे जब मुझे शादी का वो हो रहा था, तब परिवार वाले या बड़े भाई जो भी होता है, खर्चे की बात आती है। तो जब इन्होंने बोला कि भाई शादी का खर्चा कहाँ से आएगा, अच्छा। शादी में खर्चा तो होगा ना। तो फिर मीटिंग करी, भाई क्या है क्या नहीं। पहली बार बॉस के साथ में फिर लेने की जरूरत पड़ी, तो ऐसे करके मतलब मदद की उसने, वो भी मदद की। उसके बाद कैश का भी थोड़ा बहुत वो भी देखा, मतलब ऐसे स्टेप बढ़ाया कि चल ठीक है 5,000 बढ़ा देते हैं, अगले साल बच्चा होगा, चल ठीक है 5,000 और बढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जरूरतों के हिसाब से पैसा बढ़ गया। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी ऐसे ऐसे सैलरी बढ़ती गई। अब 2006 के बाद मतलब लगातार हर साल कभी 5,000 कभी 3,000 कभी ये बढ़ता रहा। उसके बाद ठीक ठाक चलता रहा हमारा नौकरी का लाइफ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आदमी सोचता है कि यार सब चीज़ तो हो रहा है, लेकिन अगर नौकरी नहीं है तो, अगर मैं आज नौकरी छोड़ता हूँ तो
अब सोचने वाली बात वही है ना कि बचपन से ही आदत ऐसी पड़ी हुई है कि क्या करें फिर यार, अगर नौकरी नहीं है, अब हमने न तो घर के न घाट के, अपना गांव खंडर करके आ गए। तब आपको ये चीज फील मतलब हुई? ये चीजों पे फीलिंग मेरे को रात रात में फिर मैं सोचता था कि यार अगर हम यहाँ घर बनाते हैं, इतना 50 गज 100 गज का फ्लैट होगा, और गांव में हमने इतनी सारी जमीन बर्बाद करके आ गए, सारी छोड़ रखी है। अगर हम वहाँ पे जितनी मेहनत यहाँ 14 घंटे 16 घंटे, यहाँ तक कि रात को 2-2 बजे तक भी मैंने नौकरी की हुई है, छोड़ के गलती करी है। लेकिन पहाड़ में रहा भी कुछ नहीं है। पलायन की खबरें, मतलब जो हम जब मैं छोड़ के गया था तो तब इतनी तेजी से पलायन नहीं होता था, लेकिन जब 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य बना और उस पर हमने खुशी जताई थी कि अब शायद हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हमें भी चीजें मिलेंगी, अपने प्रायोरिटी रोजगार के मिलेगी। साधन वहाँ हो जाएंगे, या स्वरोजगार का कुछ साधन उत्तराखंड में हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम अपने उत्तराखंड में चलेंगे। तो देखा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड से तो लोग लगातार पलायन ही कर रहे हैं, वहाँ भी रोजगार का साधन कुछ नहीं है। तो जैसे आप पुराने आंदोलनकारी रहे, आपने इतने साल फिर दिल्ली में गुजारे, जॉब की काफ़ी टाइम, उसके बाद मतलब ऐसा दोबारे कब मोड़ आया फिर आपको आंदोलन में उतरना पड़ा, या फिर लोगों की आवाज़ उठाकर सड़क पे आना पड़ा, फिर या ऐसा क्या किस्सा रहा? तो 2011 10-11 के आसपास में क्या अन्ना आंदोलन, जन लोकपाल बिल शुरू हुआ था। तो जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना जी का आंदोलन पहले 10 में हुआ था शायद, फिर 11 में हुआ, से चलते चलते कभी रामदेव का काला धन, कभी ये। तो एक अजीब सी जिज्ञासा जड़ी कि यार ये इन चीज़ों में है क्या। तो मैं रोज़ फिर मैंने अखबार लगा दिया, अपना 1-1.5 घंटा रोज़ अखबार पढ़ के लेता रहता था कि इसको क्या चल रहा है, वास्तव में जन लोकपाल बिल है क्या, जो अन्ना जी का आंदोलन था कि जन लोकपाल है क्या। तो उसके लिए एक दिमाग में फिर वो चर्चा है कि ये चीज़ है क्या। तो उसको समझा कि वास्तव में अगर आज जैसे राजनीति में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो दिमाग फिर वही अपने पहाड़ में आता था कि अगर हमारे पहाड़ में भी सुशासन होता, हमारे पहाड़ में भी राजनीति अच्छी होती, हमारे पहाड़ में भी अगर राजनीति के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर जन लोकपाल बैठा होता, विधायक के ऊपर जन लोकपाल बैठा होता, अन्ना का आंदोलन जो है वो सही रास्ते पे है, सही दिशा एक देश को देगा अगर जन लोकपाल आ जाता। तो अन्ना जी के आंदोलन में चलते चलते तो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी उसमें दिखते थे, बाबा रामदेव भी दिखते थे, काला धन वो भी चिल्ला रहे थे। कई कहानियां दिल्ली में, मतलब आए दिन नई नई वो हो रही थी। अन्ना जी के आंदोलन में कभी छुट्टी होती थी, समय मिलता था तो हम पहुंच जाते थे जंतर मंतर, बैठे जंतर मंतर। वो तिहाड़ जेल में आए तो तिहाड़ जेल, वो जब फिर उसके बाद भी ये चलता रहता था। तो मतलब एक नई जिज्ञासा हुई कि यार वास्तव में इस टीम से जुड़ के हम भी कुछ कर सकते, न तो फौज में जा सके, न देश सेवा के लिए कुछ ऐसा रास्ता मिला, न समाज सेवा भी मैं बहुत करता था। मैंने अगर 30 साल नौकरी की है अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने 30 साल में नहीं भी तो 3000 लड़कों की नौकरी भी लगाई होगी अपने उसमें। अच्छा, हाँ, किसी ना किसी सहायता के रूप में उनको बिल्कुल दिशा नौकरियां भी लगाता दिखाते था। हुए मतलब नौकरी कैसे लगा। कोई किसी ने बोल दिया यार जॉब चाहिए भैया, अगर मार्केटिंग टाइप की या इस टाइप की चाहिए तो जितनी मर्जी चाहिए मैं करता था। मेरा घर में जब मैं बैचलर था, जब तक 2005 तक, तो घर में भी लड़के मेरे यहाँ पहाड़ से अपने रिश्तेदारी होते थे, अपने जान पहचान के होते थे। कभी 4, कभी 5, कभी 6, हमेशा रहते थे साथ, बेरोजगार आते थे, फिर उनको नौकरियां लगवाना। तो वो चीज़ें भी दिमाग में चलती थी। फिर यहाँ से इम्प्रेस पड़ा अन्ना आंदोलन से कि वास्तव में, क्योंकि राजनीति में वो हाल आज भी है, ऐसा नहीं है। आम बस आदमी से पार्टी के बच्चा सिवा अन्य पार्टियों में आज भी है कि आप झंडे डंडे उठाते जिंदगी बीत जाएगी, कोई स्कोप नहीं है, कोई आपको सुनने वाला भी नहीं है। मतलब के लिए 5 साल बाद चुनाव आएंगे, उस टाइम पे आपको पूछ लेंगे, मेरा भाई बूथ अध्यक्ष बन गया, मेरा मंडल अध्यक्ष बन गया, ब्लॉक अध्यक्ष बन गया, लेकिन बेनिफिट उसमें कुछ नहीं है। और है तो उसी का है कि जो उनके खास है, भाई भतीजावाद है, सगा मामा का लड़का है, फूफू का लड़का है, वहीं तक सीमित है। बाकी आम आदमी के लिए कहीं दूर दूर तक भी वो चीज़ें नहीं है, और ना उनकी सुनवाई है। अगर हम राजनीति में आए, तो मैं राजनीति में हूँ या समाज सेवा में आया हूँ, तो मैं दिल से कि किसी का भला कर सकूँ,
अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर भला तो वैसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्या किस्सा या ऐसा क्या हो ऐसे गया कि आपको ये सोचा कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, हाँ, या फिर ऐसा क्या हो गया? मैं बताता हूँ आपको। भला तो सोशल सर्विस जो सोशल वर्क के हिसाब से भी कर सकते हैं, समाज सेवा के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिट में बनता है। समाज सेवा एक लिमिट होती है। मैंने बनने की कोशिश समाज सेवी ही की थी, लेकिन समाज सेवा के लिए जो धन आएगा वो आएगा कहाँ से? पैसा आएगा कहाँ से? एक लिमिट तक अगर मैं करता हूँ, मैं एक 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपए कमाता हूँ, उसका मैं आधा हिस्सा तो नहीं लगा सकता समाज सेवा पे, कुछ अंश ही लगाऊंगा ना। अगर मेरे पास नौकरी में किसी का वो करना है, आर्थिक मदद करनी है, तो मैं एक ही आदमी का कर सकता हूँ। कोई भी सोशल एक्टिविटी करनी है तो एक छोटी सी चीज कर सकता हूँ, बड़े लेवल पे तो नहीं कर सकता। तो वही ये जो आंदोलन अन्ना जी का हुआ था, उसमें जब पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, तो उस दिन भी एक अजीब सा दौर था कि जब अन्ना जी के आंदोलन से अरविंद जी ने पार्टी बनाने की घोषणा की, वहां पे भी अरविंद जी इसके हकीकत में ये मेरे दिल में है कि उस दिन हमें अजीब सा लगा था कि यार ये अरविंद जी अन्ना जी को क्यों छोड़ रहे। एक्शन शायद उनका भविष्य के लिए गलत तो नहीं हो जाएगा। आज एक टीम टूट रही है, किरण बेदी भी उसमें थी, किरण बेदी जी भी एक्टिव थी, वीके सिंह जी वो भी एक्टिव थे। अब किरण बेदी ने भी अरविंद जी का साथ नहीं दिया, वीके सिंह ने भी अरविंद जी का साथ नहीं दिया। अब अरविंद जी की जो टीम बनी राजनीतिक पार्टी बनाने की, उन्होंने सोची, अब तैयारी करने लग गए, आंदोलन लगभग बिखर गया था। अब वहां पे अजीब सा हुआ कि हम जिस सोच को लेके चल रहे हैं, अब वही लोग बिखर गए हैं। तो फिर दिमाग में आया कि नहीं, साथ तो देना है। अगर अरविंद जी ने भी एक्शन लिया है तो कुछ टाइम तो इनको देखना है। जरूर, कोई जरूरी नहीं है, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना सक्सेस हमारी गवर्नमेंट हो सकती है, बट दिमाग में रखे नहीं, साथ तो देना। अगर कोई आदमी करना चाह रहा है और उसके साथ इतनी दुनिया जुड़ रही थी, तो मैंने भी वो सोचा कि नहीं, साथ तो देना, पार्टी ज्वाइन करनी। तो मैंने चुपचाप से सदस्यता ले ली थी। बेशक नौकरी के हिसाब से उतना समय नहीं दे पाते थे, लेकिन जब समय होता था, जैसे भी कहीं जो भी उनकी एक्टिविटी होती थी तो पहुंचते थे, चाहे हम पीछे लाइन में होते थे। जो भी एक्टिविटी होती थी उसमें जाना शुरू। फिर वो 28 सीटें वाला दौर आया, दिल्ली में चुनाव हुए, हमारी 28 सीटें आई, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें भी धूमधाम से गए थे। बट कभी भी ये चीज दिमाग में नहीं आई थी कि लीडरशिप भी शायद मेरे पास आएगी, अब मैं भी इस पार्टी का एक एक्टिव लीडर बन सकता हूँ। जबकि आप लीडरशिप हमेशा रही, आप दिमाग में रही है, दिल में रही है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं या जो है उससे निकलने की कोई, क्योंकि मैं वही बात आ रही थी ना कि नौकरी नहीं होगी तो क्या, जॉब खटका रहता था दिमाग हाँ, में। मेरे साथ दिमाग में खटकता था कि नौकरी नहीं तो क्या। अरविंद जी की बैटिंग देखी, मुख्यमंत्री के रूप में बैटिंग देखी उनकी, तो बड़ा मजा आता था। आए दिन कोई नई खबर, नई सोच। जर्नैल सिंह जी 28 सीट में भी विधायक बने थे, तब भी मैंने उनका प्रचार अपने काउंटर पे बैठे बैठे अब झंडा लगा के करता था। मैं अपने काउंटर पे ही उनका पार्टी का झंडा होता था, और बड़ी दुकान हो गई थी हमारी, तो आप लोगों को समझाते थे कि बहस करता था बहुत, ये है वो है। हमारी जो सोच है वो सही है, अरविंद जी की जो सोच है वो सही है। तो ये लेकिन लोग ऐसे भी कहते थे कि भाई स्कूल चलाने नहीं आए, ये आम आदमी स्कूल कैसे चलाएगा, हॉस्पिटल कैसे चलाएगा, ये कुछ बोलते पता ही थे नहीं, तो बोलते थे कि सरकारों का राजनीतिक काम है। नॉलेज नहीं है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मेरा मन ये करता था कि भरोसा करना चाहिए। उसके बाद स्कूलों की बदलती हुई व्यवस्था हमने देखी है, दिल मानता है, समय लगता है। ठीक वही सुविधा कि अस्पताल कभी होता था कि अस्पताल में जाना हो, सरकारी अस्पताल में, तो सुबह 4 बजे घर से उठ के लाइन पे लगना होता था ओपीडी के लिए। और आज का दौर भी हमने देखा है कि अब अस्पताल में भी जाओ तो पहले तो हर विभाग के अलग अलग ओपीडी हो गए, नहीं तो अगर सिंगल ओपीडी पर्ची वाली भी है तो उतनी लाइन नहीं होती। कारण मोहल्ला क्लिनिक में भी जैसे 211 12 पता नहीं, उससे भी ज़्यादा टेस्ट फ्री में हो रहे हैं, लोगों के घर में के नज़दीक हो रहे हैं। और प्राथमिक ये बोल सकते हैं हम कि छोटी बीमारियों का सारा इलाज तो मोहल्ला क्लिनिक में ही हो जाता है। बड़े हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्रिटिकली जो होगा उसको ही पड़ती है। अस्पतालों में जो टेस्ट नहीं होते थे वो सारी सुविधाएं अस्पतालों में टेस्ट होने लग गए, बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी जल्दी नंबर आने लग गया उस अस्पताल में। ये सब चीज़ें वहाँ कंफर्टेबल हो गया। तो ये चीज़ें हमने अपने सामने दिल्ली को बदलते देखा है। जैसे स्कूलों में आ जाओ, स्कूलों लगातार
अच्छी होती गई, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया, जगह नहीं दी, केंद्र से जगह मांगी नए स्कूल बनाने के लिए, जो उन्होंने बोला था कि मैं नए स्कूल बना के दिखाऊँ, बजट में भी रखा, वो भी रखा। जब जगह लेने की, ज़मीन लेने की बात आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट आड़े आ गई, नई जगह मिली तो उन्होंने वही पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेशन करके मल्टी स्टोरी कर दिया, या जहाँ पे जगह थी, स्पेस थी, तो उसका सदुपयोग करके वो बिल्डिंग करके, और मेरे ख्याल से 22,000 से ज़्यादा रूम्स उन्होंने पहली ये 5 जो 2014 से 19 वाले शासन में स्कूलों की हालत सुधारने में जो योगदान दिया, मतलब ये समझ लो कि उसके बाद तो मैंने अपने बड़े बेटे को भी सरकारी स्कूल में ले आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, और हैप्पीनेस क्लास के लिए पहली बार जब उसने एडमिशन लिया था 6 में शायद, या 7th में लिया था, तो उसको हैप्पीनेस क्लास के लिए, मतलब समर जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं उसमें भी स्कूल वालों ने बोला हैप्पीनेस क्लास आपने ज्वाइन करनी, किया, वो ज्वाइन की उसने। तो कभी कभी मतलब वो होता था कि पापा, मतलब बच्चे के दिमाग को कैसे फोकस करना, बोलो वो चीज़ों में मज़ा आता है, क्रिएटिव बनाया जा रहा है। हाँ, एक्टिव, उसमें मज़ा आता है क्लास। बाकी तो ऐसा तो कभी कहानियों के आधार पे, कभी मतलब गेम के आधार पे बच्चों को जो एक सीखने की वो भावनाएं डाली उन्होंने, वो बहुत अट्रैक्टिव, वो चीज़ें अच्छी लगी। बिल्डिंगें सुधर गई, साफ़ सफाई स्कूलों में हो गई, कभी पहले टॉयलेट नहीं हो तो कि हालत ख़राब, वो हालत ख़राब, वो सुधरने लगी। तो सरकारी स्कूल में आज मतलब अच्छी स्थिति पे, जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लोग भी, हमारे लेवल के लोग भी अट्रैक्टिव हो गए कि नहीं सरकारी स्कूल ही बढ़िया। अब इन चीज़ों को बदलते दिल्ली में देखा तो फिर मन किया कि यार हम अपने उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं तो वहीं के वहीं। अब उन्होंने मतलब जो भी हम देखते हैं कि यार दिल्ली का स्कूल अच्छा हो सकता है, और हमारे स्कूल यहाँ खंडर खाली होते जा रहे हैं लगातार। वो स्थिति वहीं की वहीं। रोजगार की स्थिति कोई सुध लेने वाला नहीं, अस्पताल की स्थिति कोई सुध लेने वाला नहीं। आपने सुना होगा कि, या आपको बताऊं कि एक रिगणीकाल में सरकारी हॉस्पिटल है, और वैसे तो कई कहानियां वहाँ पे हुई है, रेफर सेंटर ही है, कोई वो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में फर्स्ट एड बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, अगर वो चीज़ भी हमारे अस्पतालों में यहाँ नहीं है, चाहे वो रिगणीकाल हो, चाहे नैनडंडा हो, चाहे वो अन्य भी कोई भी अस्पताल है यहाँ पे, कहीं वो चीज़ भी नहीं है। अभी एक स्वाति ध्यानी का केस हुआ था 2 साल पहले रिगणीकाल में, आपने सुना होगा कि लेडीज आई प्रसव उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और उसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो ऐसी खबरें उत्तराखंड से मतलब कोने कोने से आए दिन आती रहती। तो आज की स्थिति में अगर मैं देख रहा हूँ कि मतलब हमारी मातृशक्ति जो महिलाएं, और उनसे विनती भी करता हूँ मैं हाथ जोड़ के कि अगर जब तक मातृशक्ति जाग जाए, उनके हाथ जो ये आप बीती आए दिन आती रहती है, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी इस पे गौर कर लिया कि आज उसके साथ स्वाति ध्यानी के साथ गुजरी, कल का नंबर हमारा भी आ सकता है, इस चीज़ पे अगर वो लोग गौर करें, और मैं तो विनती करूंगा कि आप लोग सोचें, समझें, एकजुट हों, और इस हालातों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी आपके साथ है, हम आपके साथ है। ये बदलाव तभी होगा जब भाजपा और कांग्रेस ये इनकी नीतियों को हम उखाड़ के फेंकेंगे और सुशासन यहाँ पे आए, आम आदमी पार्टी की सरकार बने, और हम इन चीज़ों पे ध्यान दें, अस्पताल अच्छे से अच्छे हों, स्कूल हमारे अच्छे से अच्छे हों। इस लड़ाई में हम लगातार लगे हुए हैं, और आम जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो भी हमारा साथ इस बदलाव के लिए इस बार दें। और वैसे लैंडोन में महिलाओं ने दिखा भी दिया है, मैंने कुछ सभाएं की है मातृशक्ति की, दम तो दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अट्रैक्टिव मूड से, और बहुत अच्छा समर्थन हमें मातृशक्ति का मिलता है। तो दिल्ली मॉडल जैसा बना दिया, स्वास्थ्य, रोजगार और आपका स्कूल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना दिया, तो उत्तराखंड में ये संभव हो पाएगा? देखो, अगर सरकार अच्छी है, अगर करने वाले की नीयत है, हो सकता है। तो सारी बात नियत की है। सारी बात नीयत की। अरविंद जी ने जो गवर्नेंस मॉडल दिल्ली में दिखाया, अगर यहाँ सरकार बनती है तो कामयाब होगा। जैसे अगर 21 सालों का, 20 सालों का इतिहास देख लें उत्तराखंड का, हाँ। तो उत्तराखंड की जनता समझदार है मेरी नज़र में, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो जनता समझदार है, वो पार्टी पसंद नहीं आती तुरंत बदल देती है। हमारी जनता समझदार है, और हमने भी खुद जब मैंने आपको बताया था कि स्कूली दौर में उत्तराखंड राज्य के आंदोलन बहुत देखे थे, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में
उत्तराखंड क्रांति दल को हम क्षेत्रीय पार्टी है, हमारे लोग थे और सबसे ज़्यादा मतलब जो भी युवा उस टाइम पे आंदोलनों में जाता तो युवा उत्तराखंड क्रांति दल को हमने पहला वो माना। अब भाजपा और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टियां, उत्तराखंड अलग हुआ, दोनों ने चुनाव लड़ा, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चुनाव लड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल को जब 2002 में के चुनाव में 4-5 सीटें इनको मिली थी और उसके नेताओं ने वो देखा कि मंत्री पद के लालच में, सत्ता के लालच में ये इनके सत्ता दल वालों के साथ शामिल होते गए, बिक गए, शामिल हो गए। तो सब्र नहीं किया कि 4 सीटें हैं तो अगली बार हम 14 के लिए लड़े, अगली बार हम 70 के लिए लड़े, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़े, खत्म हो गई। तो उत्तराखंड क्रांति दल वहीं और रही भाजपा और कांग्रेस। अब भाजपा को एक बार मौका दिया, नहीं कुछ हुआ तो जनता ने सोचा कि चलो अब कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को मौका दिया तो उसने फिर वही हाल रहा, अगली बार फिर भाजपा को मौका दिया, फिर कांग्रेस, मतलब ऐसे करके मिली जुली हो रही। और ये चीज को किसी ने नहीं समझा कि 14 विधायक इकट्ठे आ जाते हैं, इधर से उधर। कांग्रेस सत्ता में है, उनको मुख्यमंत्री पसंद नहीं आ रहा, वो छोड़ के 14 के 14 भाजपा में आ जाते हैं कि भाजपा की सरकार बना देते हैं। फिर भाजपा से जाते हैं तो फिर कांग्रेस की बना देते हैं। सरकार उन्हीं लोगों से चल रही तो है। मतलब ये कुछ गिनती के नेता हैं उत्तराखंड में जिनके थ्रू सरकार चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, या अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे उत्तराखंड को एक नया विकल्प दिया और मैं उसका सिपाही हूँ। देहरादून से कोई आदमी आए थे शॉप पे, तो उन्होंने देखा कि यार आम आदमी पार्टी का, मतलब मैंने बताया ना कि कोई स्टिकर मेरे काउंटर पे ही चिपका हुआ था, शायद झंडा तो उतर गया होगा लेकिन स्टिकर चिपका था। तो ऐसी बातचीत में हुई कि आप कहाँ के रहते हैं? उत्तराखंड। कौन सी जगह? नैनानाथ। बोला आपकी विधानसभा कौन सी? बोले यार ये लैंडोन। बोले यार आप पार्टी के फैन हो? हाँ फैन तो हूँ, अच्छा लगता है भाई, पार्टी के साथ खड़े हैं, जो मर्जी करना पड़े तन मन धन से लगे रहते हैं। बोला आपको अगर लैंडोन में काम दिया जाए पार्टी का तो संभाल लोगे? मैं संभाल लेंगे, संगठन के लिए कर लेंगे, काम करना ही है। हम तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में ये इस तरीके का सरकार बने और हमारे वहाँ भी हम बदलते देखें, स्कूल अस्पताल हो। तो बोला ठीक है, आपको कभी देहरादून बुलाएंगे तो आप आ जाओगे? मैं हाँ आ जाऊँगा। तो प्रसाली जी से उनकी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मेरे को बोला आप देहरादून आ सकते हो। मैं गया तो देहरादून जाके फिर उनसे मीटिंग हुई कि अगर आपको लैंडोन में पार्टी के संगठन का काम दे तो आप संभाल सकते हो। मैं बिल्कुल संभालूंगा। अच्छा। बेशक मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन तब मेरी कैपेसिटी ऐसी हो गई थी कि महीने 2 महीने में मैं घर 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए गाड़ी उठाई और आ गए। तो फिर आपके दौरे लगने शुरू हो गए? फिर मैंने 2018 से ही इधर आना जाना शुरू कर दिया था और हमने धुमाकोट में एक छोटा सा कार्यालय रखा था कि कभी कोई सामान रखना होता, कभी कुछ। ये हमें था कि आज नहीं तो कल पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्टी के संगठन के लिए यहाँ काम करना है। एज ए कार्यकर्ता जो भी पार्टी पद देगी कोई बात नहीं, संभालना है तो करके निस्वार्थ आपने संभाला, ये हाँ। नहीं सोचा कहाँ जाना है क्या नहीं बस करना। कुछ नहीं, मैंने बोला अपने क्षेत्र में हमने पार्टी को खड़ा करना है तो विकास करना हो जाए बस। बस दिमाग है कि हमारे स्कूल और अस्पताल अच्छे हो जाए, हमारे बच्चों को रोजगार की व्यवस्था हमारे युवाओं के लिए यहाँ बन जाए और ये कुल मिला के पलायन रुके, उत्तराखंड हरा भरा रहे, पलायन रुके। और ये जो मतलब हमारी ये खेती है ना, मैं जो मुख्य जो दिमाग में टसन है कि ये हम कभी इसमें खेती करते थे और आज ये देख लो ये कटीली झाड़ियाँ यहाँ तक आ गई, घर तक ही आ गई है लगभग। ये भी वो होता है कि हमें बरसात में सफाई करनी पड़ती है, यहाँ भी बहुत ये चीज़ों का खात्मा हो और खेत कल्याण दोबारा शुरू हो। तो ये मतलब जल जंगल जमीन से जो हमारी ख़त्म हो रही है, अगर आज रेशियो हमारा चला गया 70% पलायन पे, बचा कितना है पब्लिक 30%। अगर ये भी नहीं रहेगा तो यहाँ क्या होगा? देवभूमि हम इसको कहते हैं, पितृभूमि हमारी पैतृक धरती है, जन्म स्थान है और मान्यताएं हमारी जो है कि मतलब हमें कहीं भी चले जाए और जो है तो आज मतलब पितृ पूजा होती है, चाहे देव पूजा होती है, चाहे कुछ भी, उसके लिए आना यही है। तो इसकी हालत कौन सुधारेगा? हमारे जो बच्चे युवा जो जाते हैं बाहर नौकरी की तलाश में या उसमें जो भी बाहर जाता है, तो उसमें भी नहीं भी तो 70% तो ऐसे ही धक्के खा रहा है बाहर भी, जो ना बाहर लायक हो रखा है ना यहाँ लायक है। अच्छा। अभी तो ये तो बड़ी बात वो है ना, लड़ाई तो ये तो जैसे चल रहा है
तो दाल रोटी तो जरूर खा रहे हैं, लेकिन पीढ़ी हमारी पीढ़ी ऐसी खराब हो चुकी है इस टाइम पे कि जो लोग हैं उसमें से 10 से 15% शटल हैं जो कि मतलब संगठित क्षेत्र में नौकरियां कर रहे हैं या संगठित क्षेत्र में हैं, अच्छी कंपनी में हैं। बाकी वहाँ भी 80% लड़के तो हमारे ऐसे हैं कि जो सिर्फ ढाबों में नौकरी कर रहे हैं या दुकानों में नौकरी कर रहे हैं या मतलब असंगठित क्षेत्र में जहाँ उनका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं। अगर आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार बनाती है, यहाँ अस्पताल अच्छे हो गए, स्कूल अच्छे हो गए, कई लोग स्कूल के नाम से जाते हैं, पढ़ाई बच्चों को पढ़ाएंगे उसके नाम से खाली हो रखे हैं। कई स्वास्थ्य व्यवस्था हमने तो हमारा ये मतलब सैनिक बहुल क्षेत्र है, सैनिक बहुल क्षेत्र है हमारा। अगर यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती तो हमारा हर फौजी भाई रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में आना पसंद करता, बुढ़ापा काटने के लिए अपने गांव में आना पसंद करता। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म तो वो भी फिर रामनगर या काशीपुर ही तक सीमित हो जाता है, या उधर से आए तो कोटद्वार तक। तो इन व्यवस्थाओं के लिए आखिर लड़ेगा कौन? कुर्बानी तो किसी न किसी को देनी पड़ेगी, तन से, मन से, धन से। बिना कुर्बानी दिए, बिना समय गंवाए, बिना साथ दिए ये चीजें हम नहीं कर सकते। मेरे को फोन आया था उस टाइम के यहाँ के संगठन मंत्री जी का और कलेर साहब हमारे अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष जी ने फोन किया कि गिरी जी अगर आपका नाम प्रभारी पद पे डाले तो समय दोगे आप? 100% समय दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, नौकरी छोड़नी पड़ेगी 100% समय दूंगा। लीडरशिप हमेशा है। बस नहीं लीडरशिप की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि भाई बचपन में हम एक कहानी सुनते थे कि चूहे और बिल्ली वाली, कि बिल्ली आएगी तो पता चलेगा घंटी बांधेगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा कौन। अब आज राजनीति आज हमारी हो क्या, हम रोज चिल्ला तो रहे पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, हमारे स्कूल खराब हो रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल खराब हो रहे हैं, चिल्लाने के लिए सारे ही बोल रहे हैं, सारे बोलते हैं, लेकिन उसको संभालेगा कौन? किसी न किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा ना कि यार ठीक है हम इसको। तो उसी सोच से मैंने फिर संगठन के लिए मैंने हाँ कर दिया, प्रभारी पद दे दो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा काम, जो भी मेरे से होगा, तन मन धन जितना भी मेरे से बनेगा, पीछे नहीं हटूंगा, आखिरी दम तक पीछे नहीं हटूंगा बस। तो प्रभारी पद फिर मेरे को मिल गया, तो आया प्रभारी पद। उसके बाद देखा मैंने यहाँ पे राजनीतिक समीकरण बनने लग गए, संगठन बनने लग गए, पूरे उत्तराखंड में चहल पहल पार्टी की चलने लगी और हर जगह जो भी हमारे से होता है। अब यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ थोड़ा उस टाइप की नहीं है कि जितना पार्टी मतलब जितना हम चाहते हैं कि हम करें, लेकिन उतना हम नहीं दौड़ पाते। कभी अगर मैं जाता हूँ तो कार्यकर्ता सारे, कहीं यातायात के साधन नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी हमने मतलब मैं ये जब से घोषणा हुई है चुनाव की यार प्रभारी पद मिला, तब से लेकर आज तक 750 गांव इस विधानसभा में, 750 गांव में से 590 गांव पैदल घूम के आ चुका हूँ। 590 कवर कर दिया, 590 गांव तक मैं पहुंचा हुआ हूँ। और हर गांव की स्थिति यही है कि 30 परिवार है, गांव में आदमी मिलते हैं, कहीं 15 कहीं 20। लोगों से बातचीत के मतलब दौरान जो मैंने रेशो निकाला कि 70% हमारा उत्तराखंड खाली है, हमारा क्षेत्र खाली है, सिर्फ 30% लोग यहाँ हैं, और ये 30% लोग भी 10 साल के लिए मैक्सिमम अगर यही हाल रहे तो 10 साल में ये स्थितियाँ हो जाएंगी, गांव के गांव ताले लगे हुए मिलेंगे। तो इन चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। 590 गांव तक पहुंचना मतलब पैदल जाना, कहीं ये भी नहीं है कि सड़क की व्यवस्था हर गांव तक है। तैड़े पांड करके एक गांव है हमारे यहाँ पे, पांड नैंडाना ब्लॉक का आखिरी गांव है, और वहाँ से रिकनीखाल ब्लॉक का आखिरी गांव है तैड़िया। अब एक दिन हमने वो देखा कि यार पांड जाना है, बट वहाँ के लिए सुना था कि भाई जब उस गांव में कोई बल जाता है तो पहुँचता भी है कि नहीं पता नहीं लगता बंदे को। अच्छा जी, ऐसा गांव है कि वो भी है, और भी गांव है, एक गांव और है वहाँ मैं अभी पहुँच नहीं पाया हूँ, लेकिन वहाँ के बारे में मैंने सुना था कि बंदा जाता है लेकिन पहुँचे या वापस आने की गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बेट नेशनल पार्क के जंगल के बीच में है गाँव, करीबन 3 से 4 किलोमीटर एकदम घने जंगल के बीच जाना पड़ता है पैदल। और उस गांव की कहानी ये भी थी कि वहाँ पे सिर्फ मैंने सुना था कि एक ही आदमी रह रहा है, एक ही आदमी उस गांव में मेरे ख्याल से 6-7 साल से अकेला रह रहा था। अब कोरोना काल में जब ये बन रहा था तो हमने सुना, तो मेरा एक डबल सिंह रावत और मैं, उन्हें दिमाग में लगाया कि जाना है वो।
अब जब हम वहाँ जा रहे थे मैदान में, फॉरेस्ट विभाग ने रोक दिया। उनको रास्ता पूछा हमने कि यार हम उधर जाना है तो कौन से रास्ते से जाना चाहिए। ठीक है। तो रास्ता बताया तो उन्होंने रोक दिया। बोला आप जा ही नहीं सकते। मैं क्यों नहीं जा सकते? बोला वहाँ अकेले जा ही नहीं सकते भाई, वहाँ लेके 15 लोग चाहिए। मैंने कहा हमने उन लोगों को बुला रखा है ऊपर, ऐसे उन लोगों को ऊपर बुला रखा है, और यहाँ से तैड़िया से भी हमारे साथ लोग जाएंगे, और हमारे साथ 7 है 5-6 लोग जाएंगे। तो ऐसे करके इजाज़त मिली कि चलो जाओ। जब हम वहाँ गए, उस गांव में पहुँचे, तो उन गांव की हालात देखी कि मतलब आज भी वहाँ बिजली के खंभे नहीं, बिजली नहीं जा पा रही है, और स्कूल तो बंद हो चुका है। टीचर वहाँ मतलब स्कूल बच्चे पढ़ने वाले थे, लेकिन टीचर रहने को तैयार नहीं हुए उस परिस्थिति में। फिर वो लोग भी बच्चों की पढ़ाई के लिए, मतलब परिवार में ये भी सुना था कि वहाँ एक आदमी रह रहा है। दिल में ये तलस्सी थी कि यार उस आदमी को तो मिल के आए, वो हिम्मत कैसे करता है वहाँ जंगल के बीच में। लेकिन जिस दिन हम गए तो वहाँ 13 परिवार था। मतलब जो सुनी हुई बात थी कि एक आदमी रह रहा है, वो रहे बीच में अकेला, बट 13 परिवार थे। तो मतलब उस खतरनाक जगह तक भी मैं पहुँचा हूँ अपने लड़कों के साथ में, कि जहाँ के लिए लोग बोलते हैं कि वहाँ अगर आदमी जाता है तो वापस आए या वहाँ पहुँचे पता ही नहीं लगता बीच में, हकीकत नहीं लगता, क्योंकि वो जंगल इतना काला जंगल है कि अगर बंदा थोड़ा सा भी बीच में कहीं भटक गया और वो पहुँच गया सीधा कालागढ़, वो उसमें रामगंज, तो पता ही नहीं लगेगा उसको कि कहाँ गया। तो आप 590 वो भटकता ही रह जाएगा, वो पूरा जंगल के अंदर, उसको गाँव दिखेंगे ही नहीं, वहाँ है ही नहीं। तो 590 आपने गांव कवर कर दिए, कैसा रहा लोगों से अनुभव? लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्या आप उनको समझा पा रहे हैं, या फिर ऐसा है, सिर्फ देखो, हालात का जायजा सुनो, लेने गए थे? ऐसा होता है कि जब मैं पहली बार 2018 में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आया था यहाँ पे ना, तो मेरे को 4 आदमी खड़े होने के लिए नहीं मिले थे। 4 आदमी खड़े होने वाले नहीं मिले थे, और मैं जिससे भी जिक्र करता था वो बोलता था पागल है तू, अच्छा, पागल है तू, इस पार्टी का नाम ले रहा है। हाँ, इस तरीके की भावनाएं लोगों की यहाँ थी। ठीक तो है। फिर भी जैसे तैसे करके जो चीज़ ली है, मैं यार कोई जैसे भी होगा, जो कसम उठाई है तो पूरी तो करनी है। ठीक है, आज मतलब वो 590 गांव में भी हम जाते हैं आते हैं, तो हर गांव में कोई ना कोई विरोधी भी है। उसके साथ बहस करने का समय देते हैं, लोगों को समय दिया, समझाया बुझाया, फिर दिल्ली के बारे में बताया कि आप दिल्ली में पूछो तो सही है। आप सुनी हुई बातों पे, आज की डेट में उत्तराखंड की स्थिति ये है कि हमारे आम आदमी पार्टी में उतने कार्यकर्ता नहीं जितने भाजपा और कांग्रेस में नेता है जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी में उतने कार्यकर्ता नहीं है पूरी पार्टी में जितने उनके नेता है। तो पार्टी की बुराई तो करेंगे। जिस दिन आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आ गई, दुकानदारी बंद होगी, जिसको पता है कि हमारी दुकानदारी बंद होनी, तो वो तो बुराई करेंगे ही। तो बहुत गंदी बुराई भी की, मतलब ये समझ लो कि गालियां भी खाई हम। लेकिन जो लोग गाली कर देता था या गलत बोलता था, उसको हम पॉजिटिव दिमाग से, ठंडे दिमाग से समझाते थे, बुझाते थे। आज वही गाली देने वालों में हमारे कार्यकर्ता भी बने हुए। अच्छा, ये भी है जो बदलाव, मतलब ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल, मेरे पास एक आदमी ने एक दिन बहस करी कि तुम्हारे तो ये चलता है, तुम्हारा वो चलता है। मैं भाई देख, तू फैन किसका है? मतलब मोदी जी का। कैसे? नहीं, मोदी जी ने हमारे लिए ये किया, मोदी जी ने हमारे लिए ये किया, मोदी जी हमारे लिए जीएसटी लाए। जीएसटी की बात जैसे उसने करी, मैं पक्का जीएसटी कौन लाया? मतलब मोदी जी लाए। तेरे पास प्रूफ है? प्रूफ यार संसद में पास उन्होंने किया, बजट बीजेपी के राज में। अब मैं भाई देख, तूने बोल दी बात, मैंने मान ली, ठीक है। सच्चाई है, तू सच बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। लेकिन तेरे पास फोन है, एंड्रॉइड बोला हाँ है, मैं इसमें लिख, गूगल पे जा, इसमें लिख कि सबसे पहले जीएसटी का विरोध किसने किया। मेरी बात पे भरोसा मत कर, उसको सिखाया, कहने पे वो बंदा है कि आज मतलब इंतजार कर रहा है कि भाई आप कब आ रहे हो मेरे पास, संपर्क करता है कि भाई साहब कैसा चल रहा है, क्या चाहो। कट्टर बीजेपी वाला बना रहे, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई दुख नहीं। लेकिन उस भावना तो अब यहाँ पे यही है कि नॉलेज की कमी नहीं है, लोगों के अंदर नॉलेज की कमी है। अगर उनको समझाने का तरीका हम सटीक निकाले, समझाया हमने। आज लैंडोन विधानसभा, मतलब हम अपनी विधानसभा में जो कार्यकर्ता जोड़ पाए हैं, जो टीम बना पाए हैं, जो तो उनको समय देके बना है। अगर ना हम गांव जाते, ना गांव में, क्योंकि शुरू में बाजारों में तो हमें कोई नहीं पूछता था। बाजार में अक्सर उन्हीं के आदमी है, जो सत्ता पक्ष या विपक्ष, भाजपा या कांग्रेस, उन्हीं के लोग हैं जो बाजारों में बैठे। तो हमें पूछते ही नहीं थे, सुनते नहीं थे। तो हमें गांव जाके
ये किया। फिर दिल्ली से लोगों को बोलते थे भाई दिल्ली फ़ोन करो, अपने रिश्तेदारों को करो, पूछो, एक को नहीं 10 को पूछो, एक को पूछने से गलत भी बोल सकता है। आज भी दिल्ली में अगर हमारे उत्तराखंडी हैं तो मेरे ख्याल से 45,000 उत्तराखंडी हैं, तो उसमें से 70% अगर हमारी बात अच्छी बोलते हैं तो 30% बुराई भी करते हैं। ये सारे डाटा हम लोगों के सामने रखते थे कि ये है कहानी। अगर 40 लाख परिवार है वहाँ पे उत्तराखंड के, 40 लाख वोटर है, तो 35 लाख वोट आम आदमी पार्टी को वोट देने को तैयार है, 5 लाख नहीं है। फिर यहाँ की स्थिति मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है कि हमारे उतने कार्यकर्ता नहीं है उत्तराखंड में जितने इनके नेता है। आज कांग्रेस में यहाँ पे दावेदारी के लिए लाइन लगी हुई है, भाजपा में झगड़े हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन जनता जाग चुकी है। एक एक घर जो भी हमने कोशिश की, जितने भी लोगों को मिले, चाहे वो अब आज की डेट में हम बाजार में जाते हैं तो सब जगह दुआ सलाम है, सब समझते हैं बात को, तो स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, तो गिरी साहब, एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपने अभी इतना बड़ा पैंडेमिक आया था, उस वक्त काफ़ी हालात ऐसे हो गए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन डूब गए थे, तो आम नागरिक की तो हालात बहुत बुरे थे, जिससे जितना बन पाया उन्होंने किया। इस वक्त आपका क्या रवैया रहा उनके प्रति और क्या क्या आपने योगदान किया? वैसे जो चीज़ें ये आया था महामारी कोरोना, तो इसके दौरान जो भी अपने हाथ में हुआ, जैसे अब यहाँ पे भी हम लोग आए थे, मास्क वितरण करना, सैनिटाइजर वितरण करना, जो भी हमारा बना हमने किया। लगभग 10-12 हज़ार मास्क मैंने भी बांटे थे कोरोना काल में। हाँ, आपने अपने उत्तराखंडी भाइयों के लिए दिल्ली में क्या किया और आम नागरिकों के लिए क्या किया? और लॉकडाउन के टाइम पे जैसे दिल्ली में मैं था, उस टाइम पे जिसने भी मेरे से मदद मांगी, जैसे एक फैमिली थी हमारी इधर परखंडे की, तो उन्होंने बोला कि हमें इमरजेंसी घर जाना है। मतलब दिल्ली में नहीं रहते थे, कुछ काम से गए होंगे दिल्ली, फंस गए, तो घर भेजने के लिए परमिशन दिलवाई। अच्छा वो लगा। और इसी लॉकडाउन के बाद जैसे किसी का मेरे पास फ़ोन आया कि आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़े हो और हमारा कोई भाई है जानकारी में, उसका हार्ट अटैक हुआ है और उसको मतलब हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद टेस्ट के लिए, वो ये कुछ टेस्ट होता है ना इको, उसके लिए 1 महीने बाद की डेट मिली। और वो बंदा गरीब है, कर नहीं सकता, अचानक ये वो करके, तो उसकी मदद करवाओ। तो मैंने भी अपने सीनियर से बात करके तो हमारे पंकज पैनुली जी हैं वहाँ पे दिल्ली में, आप जानते होंगे, संरक्षक भी हैं वो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के, और तो उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने ये बोला कि उसकी स्थिति क्या है, मतलब क्या खर्च कर सकता हो, सीधा पूछो। बोला अब ये जीने मरने का हिसाब है, उस बंदे को ये पूछो एज % वो क्या कर सकता है, ये कैसे मदद करनी है उसकी। तो उसको मैंने बोला भाई ऐसी बात है। बोला देखो सरकारी हॉस्पिटल में तो मरीज सब बराबर है। अगर सरकारी हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल ने उसको 10 सितंबर 2020 को अटैक पड़ा था, रात को हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से 2-3 बजे वापस घर भेज दिया उन्होंने। अगले दिन हॉस्पिटल में बुलाया था, तो उसका जो टेस्ट वगैरह होने थे उसके लिए उसको 17 अक्टूबर की डेट मिली जीटीबी में। तो उसने बोला 17 अक्टूबर तक मैं जिंदा भी रहूँगा कि नहीं। अब खैर वो उसका नसीब था, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने एहसान किया, मैं तो सिर्फ बात ही की, इधर उधर से राय ली, उसको किया। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया, तो मैंने बोला यार, जब बात हुई तो बोला मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या है, क्या कर सकता है बंदा, कर दे सकता है इधर उधर से कुछ, तो मतलब उसका क्या आना चाहिए। तो उन्होंने बोला राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, भेज देते हैं, और वहाँ पे खर्चा आएगा 35-40 हज़ार रुपये। मैंने भी उससे यही बात करी कि भैया ऐसी बात है, इमरजेंसी जल्दी वो चाहिए, तो राजीव गांधी में आपको भिजवा देते हैं और वहाँ 35-40 हज़ार रुपये का खर्चा जो भी आएगा वो होगा। तो अगर आप कर सकते हो तो ये बताओ, और नहीं तो फिर कोशिश करते हैं, फिर दूसरा रास्ता निकालते हैं। कि अगर फंडिंग करनी है या सरकारी हॉस्पिटल में भी किस जगह हो सकता है टेस्ट वगैरह, उसके लिए थोड़ी बात करनी हो तो हम करते हैं। तो बोला नहीं इतना मैं कर लूँगा। उसने हाँ भर दी, इतना कर लेंगे बोल रहा अगर होता है तो बोला ठीक है हम बात करते हैं। और आप हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँच के मतलब अगले दिन 12 सितंबर को 2-2:30 बजे उसका फ़ोन आया कि मेरा ऑपरेशन भी हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन एक दिक्कत आ रही है। मैं क्या दिक्कत आ रही है बताओ। बोला जी हमारा पैसा ज़्यादा लग गया। कितना ज़्यादा लगे? 1,10,000 रुपये। मैं क्या हुआ था, बोला 2 रोड पड़ी है, 2 रोड पड़ना और 1,10,000 रुपये लगना नॉर्मली बात है। मैंने कहा अगर ऐसे प्राइवेट में जाते तो साला 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर ही जाता बजट आपका।
तो और बाकी मैंने कहा कोई बात नहीं, एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी आपके लिए बनता है, आपके पास अगर आधार कार्ड वगैरह दिल्ली के है तो मैं बात करता हूँ, वो अपने आप करवाएंगे हम, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं प्रोसीजर वो तो आप नहीं पूरा कर पाओगे तो मेरे को बता देना, हम करेंगे आपके साथ। बोला ठीक है। तो कर करा के तो बोल रहे हैं कि जो 1,10,000 का बजट है उसमें 30,000 का डिस्काउंट तो उन्होंने अभी दे दिया। अच्छा। 30,000 के डिस्काउंट के बाद फिर उसका दोबारा फ़ोन नहीं आया, तो एक दिन मैंने 1-1.5 महीने बाद फ़ोन किया, यार तुम्हारा बंदा ठीक है, कैसे है, क्या सब रिपोर्ट कुशल है, मंगल है। खर्चे की तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुमने दोबारा फ़ोन भी नहीं किया। तो उस भाई ने सीधा ही बोला भाई जिसका ऑपरेशन हुआ था फिर उसी से बात, बोला बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मेरी जान बचाई और मेरे को जो पैसा मिलना था वो सारा मेरे को वापस मिल गया, सारा रिफंड हो गया। सारा रिफंड मिल गया। क्या मतलब बात 1,10,000 का 1,10,000 एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नेंस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, उसको वापस मिला। ये गवर्नेंस अगर हमारी उत्तराखंड में भी ऐसी बने कि इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, लेकिन आदमी का इलाज कहीं भी जाके हो और वो सरकारी महकमा अपनी गारंटी दे कि हमारी जिम्मा, जैसे अरविंद जी का वचन होता है कि अगर बच्चा दिल्ली में पैदा होता है तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था मेरी, गारंटी मेरी, टेंशन मेरी, मतलब आपके स्वास्थ्य की टेंशन मेरी। तो ऐसी गवर्नेंस क्यों नहीं उत्तराखंड में बन सकती? हम बात कर रहे थे अभी वो कार्ड की, आयुष्मान कार्ड की। जब आयुष्मान कार्ड का भी दिल्ली में बहुत झगड़ा हुआ था केंद्र सरकार का और हमारी सरकार का, अरविंद जी को ब्लेम कर रहे थे कि ये लागू नहीं कर रहे, हम जनता के लिए बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने जब दिल्ली में बोला कि जब मैं 15, 20, 25, 30, 35 जो भी आपके इलाज में खर्च हो रहा है, दिल्ली की जनता के इलाज पे खर्च हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, फिर 5 लाख के आयुष्मान कार्ड से क्या फायदा है? और 5 लाख का क्लेम करने के लिए भी 25 फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है जो आम आदमी नहीं कर पाता। ठीक स्थिति यहाँ आजकल यहाँ पे एक चल रहा है गोल्डन कार्ड। वो गोल्डन कार्ड के वो बोलते हैं हमारे पैसे भी कटते हैं, साल भर में 6,000 रुपये या महीने में 600 रुपये समथिंग कुछ उनका कटता भी है। वो इलाज कराने जाते हैं जिस हॉस्पिटल में, वो बोलता है कि यहाँ लागू है ही नहीं, तो मतलब उसका भी उनको बेनिफिट नहीं मिलता। तो उस गोल्डन कार्ड की ज़रूरत क्या है? यहाँ पर आयुष्मान जैसे योजनाएं लागू हैं, तो यहाँ पर हमने ग्राम में जाकर देखा, तो वहाँ पर जितनी ज़मीन पहले से अलॉटेड है, जैसे यहाँ से वहाँ तक ज़मीन अलॉटेड है, पहली बात तो उस पर कुछ नहीं है, और है तो इतना सा उन्होंने पेंटेड एक छोटा सा कमरा पेंट कर दिया है चारों तरफ से, और जहाँ भी हमारी टीम जा रही है पेंट है, सब कुछ आयुष्मान योजना बड़ा बड़ा वो लिख रहा है। लेकिन जब हम उसमें अंदर जाके हमने देखा तो वहाँ पर स्वास्थ्य के जितनी भी स्वास्थ्य जरूरी सामग्री और जो भी सामान होता है वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आजकल इन्होंने सिर्फ एक फार्मासिस्ट बिठा रखा है। हाँ, फार्मासिस्ट बिठा रखा है, मैंने भी बहुत वो कर रखे हैं सारे, मैं देख रहा हूँ। और फार्मासिस्ट को मतलब फार्मासिस्ट के सहारे ही हॉस्पिटल, यहाँ तो जो हॉस्पिटल है वो भी फार्मासिस्ट के सहारे चल रहे हैं। कमंदा गांव में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अस्पताल की बिल्डिंग बना रखी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है कि मेरे ख्याल से अगर उसका खर्चा नहीं भी आया होगा तो 12 करोड़ से ऊपर का होगा। अच्छा, 12 करोड़ से ऊपर का खर्चा है, और बिल्डिंग भी शानदार है, बट खंडर में तब्दील कर रखी है। 4 बेड का अस्पताल है वो, अगर हम उस पर RTI लगाते हैं तो 4 बेड के अस्पताल की जितनी सुविधाएं होती है उतना खर्चा उसके नाम पे आ रहा होगा, कमंदा वाले हॉस्पिटल के नाम पे। लेकिन वहाँ एक फार्मासिस्ट बैठा है, मनोज कुमार, अच्छा, अकेला। यहाँ A&M सेंटर 36 इन्होंने बना रखे, लेकिन A&M सेंटर का बनाने का मतलब जनता को सुविधा देना नहीं है, वो सिर्फ पैसे का हेर फेर करने का तरीका इन्होंने बना रखा है। जो बिल्डिंगें बना रखी है, 15 लाख 20 लाख की बिल्डिंग बनी होगी, 50-60 लाख करोड़ों में उन्होंने उसमें एस्टिमेट बना के पैसा पार किया होगा, और कुछ भी नहीं है उसमें। सुविधा दवाई यहाँ पूरी नहीं मिलती, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक पैरासीटामोल भी शायद गलती से होगी तो होगी। मैंने मनोज कुमार को एक दिन बोला कि वही कमंदा वाले को, मैं यार भगवान ना करे पहले तो किसी को ना हो, और अगर आज रात में तेरे पास हार्ट अटैक का मरीज आ जाए तो उसको क्या दे? माने किसी को हार्ट अटैक हो रखा है और वो फर्स्ट एड बॉक्स सोच के हॉस्पिटल आ जाए तो तेरे पास क्या सुविधा? बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब भगवान भरोसे। तो ये चीज़ें, ये हकीकत है यहाँ की। अब हम लोग मतलब कभी सोचते हैं कि इसके पीछे धरना प्रदर्शन करें, कभी सोचते हैं इसके पीछे आवाज़ करें, लेकिन लास्ट मूड ये आता है कि अगर धरना प्रदर्शन करना माने यहाँ की जो गवर्नेंस है, वो जो उत्तराखंड सरकार है, भैंस के आगे बीन बजाना, जितना मर्जी बीन बजा लो, कुछ नहीं होने वाला। ये 2022 में जनता जवाब देने वाली, भाजपा को भी और कांग्रेस को भी जनता जवाब पक्का देगी, इसलिए कंफर्टेबल हम भी हैं कि बिल्कुल होगा। तो
इसी जुनून को बनाए रखना। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके राजनीतिक धन्यवाद। सफर को लेकर के हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और इसी तरह लोगों के हित में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। मेरा सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से सभी से मैं यही विनती करूंगा कि इस बार आने वाले समय में सुशासन के लिए आम आदमी पार्टी को सहयोग करें 2022 में। और आम आदमी पार्टी को या मेरी वजह से नहीं या सरकार आने की वजह से नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जरूर आम आदमी पार्टी को चुने, आम आदमी पार्टी का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।